सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक 22-23 साल का लड़का ये कह रहा था कि ये ना हो कि हम अंग्रेज को निकालें और ब्राउन साहब कुर्सी पे आके बैठ जाए। जिन्ना साहब और गांधी साहब की जो आज़ादी की मूवमेंट थी वो किस तरह से अलग थी भगत सिंह की आज़ादी की मूवमेंट से? पूरे हिंदुस्तान के अंदर भगत सिंह जो कुछ कर रहे थे उसका डंका बजता था। गांधी जी जो थे वो तो भगत सिंह को वैसे भी इररिस्पॉन्सिबल यंग मैन कहते थे। भगत सिंह भी गांधी जी के खिलाफ थे मुकम्मल तौर पे। उस वक्त असेंबली के अंदर जिन्ना साहब भी थे, तो जब इन्होंने बॉम्ब फेंका तो उस पर जिन्ना साहब की क्या सोच थी इन्हें लेकर? भगत सिंह को कभी भी जिन्ना साहब ने अप्रिशिएट नहीं किया था। वो एथियस्ट थे। उनके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख या कोई भी और मजहब उनके लिए कॉमरेड्स थे वो सब। गांधी जी ने इनकी फांसी रुकवाने की कोशिश नहीं की? फांसी को रुकवाया जा सकता था, लेकिन गांधी जी उस वक्त हाथ मिला रहे थे अंग्रेज के साथ। फांसी के बाद हिंदुस्तान का क्या रिस्पॉन्स था? हम मुजरिम हैं इस चीज के कि हमने आजादी को भगत सिंह के साथ नहीं जोड़ा। अगर किसी इलाके पे किसी गैर कौम ने कब्जा कर लिया तो क्या उसके खिलाफ हथियार उठाना जस्टिफाइड है? आज सुनो पॉडकास्ट में ज़िशान हुसैन से हमने समझा कि भगत सिंह कौन थे। क्या भगत सिंह का आज़ादी की तहरीक के लिए हथियार उठाना जस्टिफाइड था? जिन्ना साहब और गांधी जी के नज़रियात भगत सिंह के नज़रियात से कैसे मुख्तलिफ थे? और क्या गांधी जी भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे? ये सब जानने के लिए आज का पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखें। सुनो पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। ज़िशान भी मेरी जनरेशन को नहीं पता कि भगत सिंह कौन थे। आज आपसे हम समझेंगे कि भगत सिंह कौन थे, उनकी क्या कुर्बानियाँ थी और उन कुर्बानियों के पीछे क्या फ़लसफ़ा था। व्हाट्सअप अनफॉर्चुनेटली आपकी जनरेशन को भगत सिंह का तो शायद ना पता हो, लेकिन ये शेर ज़रूर पता होगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरा ख्याल है आमिर खान की किसी फिल्म में ये था और बार बार वो दोहराते हैं। दरअसल ये आप समझ लीजिए कि भगत सिंह का बहुत ही पसंदीदा शेर है। वो बहुत पढ़ा भी करते थे, बोलते भी थे और इस पे अमल पैरा भी हुए। उन्होंने वाकई आजमाया है बाजुए कातिल को, जो कि अंग्रेज़ का बाजू था, और जीता है उन्होंने। वो सन ऑफ सॉइल थे, वो इंडियन थे, हिंदुस्तानी थे, किसी भी मज़हब से बहुत अबव, मोहब्बत करने वाले, आर्ट लवर, लिटरेचर लवर, बहुत पढ़े लिखे। जो बहुत समझने की बात है वो ये है कि जब जहाँ बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़, बहुत बड़े बड़े लोग बरतानवी राज से डोमिनियन स्टेटस के लिए लड़ रहे थे, सेल्फ रूल के लिए लड़ रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, हुकूक के लिए लड़ रहे थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नुमाइंदगी के लिए, इंपीरियल काउंसिल में नुमाइंदगी के लिए, और छोटे छोटे एडवांटेजेस जो है पॉलिटिकल एडवांटेजेस हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ एक 22-23 साल का लड़का ये कह रहा था कि हमें सिर्फ अंग्रेज़ को नहीं निकालना हिंदुस्तान से, हमने हिंदुस्तान से गुर्बत को, क्लास सोसाइटी को, मज़दूरों, मेहनत कशों, खेत मज़दूरों की एक्सप्लॉयटेशन को और जबर पे मबनी रियासती निज़ाम को भी बदलना है। ये ना हो कि हम अंग्रेज़ को निकालें और ब्राउन साहब कुर्सी पे आके बैठ जाए, जो कि बाद में हुआ, जो कि आज तक बैठे हुए हैं ब्राउन साहब। और वो निज़ाम क्या था जिसे वो ख़त्म करना चाहते थे? सबसे पहली बात होती थी कॉलोनियल रूल, जिसको वो ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन कॉलोनियल रूल को वो उन पार्लिमानी डेमोक्रेटिक लाइंस पे या अहिंसा के ज़रिए, नॉन कोऑपरेशन या नॉन वायलेंस या ताउन ना करना, महज इन लच्छेदार बातों से वो समझते थे कि हम अंग्रेज़ को ना तो निकाल सकते हैं, और अगर अंग्रेज़ को निकाल भी लेंगे तो इस निज़ाम को जिसमें जागीरदार बैठा है, सरमायादार बैठा हुआ है, जिसमें खान बहादुर बैठे हैं, जिसमें राय बहादुर बैठे हुए हैं, जिसमें राजे महाराजे बैठे हैं, जिसमें शहजादगान बैठे हुए हैं, जिसमें फ्यूडल लॉर्ड बैठे हुए हैं, जिसमें ट्राइबल लॉर्ड्स बैठे हुए हैं, इनको कैसे निकालना है? ये चट्टे बट्टे हैं उसी अंग्रेज़ के, ये उसी अंग्रेज़ के परवरदा हैं, ये इन्होंने उसी से ज़मीनें ली हुई हैं, ये उसी के गुण गाते हैं और उसी के निज़ाम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं अगेंस्ट मिलियंस ऑफ हिंदुस्तानीज़। वो ये कहते थे कि मैं उन मिलियंस ऑफ हिंदुस्तानीज़ की आवाज़ हूँ जो ओवरथ्रो करना चाहता है इस पैरोकियल सिस्टम को, इस पूरे निज़ाम को,
और वो हम करेंगे रिवोल्यूशन के ज़रिए, और रिवोल्यूशन हम लाएंगे बोल्शेविक रिवोल्यूशन के पैटर्न के ऊपर। हम डेमोक्रेटिकली बैलेट के ज़रिए से, हम अपील्स के ज़रिए से, हम कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियों के ज़रिए से कोई खातिर खा निज़ाम ऐसा नहीं इंट्रोड्यूस करवा सकते जिससे कि आम हिंदुस्तानी को कोई फ़ायदा हासिल हो। इसलिए वो रिवोल्यूशन की तरफ गए थे। अच्छा, अगर हम भगत सिंह का साइको एनालिसिस करें तो उसकी लाइफ में ऐसे क्या हालात हुए थे कि उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की? बड़ा अच्छा सवाल है। भगत सिंह के हालात इतने ज़रूरी नहीं हैं जितने कि हिंदुस्तान के हालात ज़रूरी हैं। अच्छा। और एक भगत सिंह नहीं था, बहुत से भगत सिंह थे उस वक्त। और उनके पीछे सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर आप ज़माना देखें 1917 से लेके 1918, 1919, 1920 तक का, तो वो एक तो आलमी जंग का ज़माना है। उसमें ज़बरदस्ती अंग्रेज़ यहाँ से लोगों को भर्ती कर रहा था अपने फ़ौज में। 4 लाख तो पंजाबी भर्ती हुए थे। टोटल 17 लाख लोग थे जो अंग्रेज़ की तरफ से लड़ रहे थे जाके जंग। और फिर जब वो जंग में रुसवा हो रहे थे अंग्रेज़, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 10 लाख पाउंड यहाँ से निकाले, हिंदुस्तान की किटी में से निकाले, फाइनेंस करने के लिए अपने दिवालियापन को जो कि होने के लिए जा रहा था वो जंग के नतीजे में। फिर यहाँ जो बेदारी की मूवमेंट्स चल रही थी, जिसमें गदर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन मूवमेंट्स को कुचलने के लिए वो डिफेंस एक्ट लेके आ रहे थे, रॉल्ट एक्ट लेके आ रहे थे। यानी वो जिसको चाहें जब चाहें पकड़े और कैद कर दे। फिर उस पर मुस्तज़ाद जो सबसे बड़ा क्राइम इन्होंने किया वो जलियांवाला बाग में 5000 लोगों के ऊपर गोलियां चला के किया, और बेदर्दी से केयरलेसली किया। यानी 1918 का कहत पड़ा हुआ था जिसमें अंग्रेज़ों के मुताबिक ही 50 लाख हिंदुस्तानी मर गए थे। ताउन से मर गए थे, कहत से मर गए थे, बीमारी भूख से मर गए थे। ये 1918 की बात है। और जंग के अंदर झोंका गया, माओ ने अपने बच्चों को जंग के अंदर झोंका इनके लिए। इन्होंने जलियांवाला बाग किया, इन्होंने मैसेकर किया। और क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि उस एक्ट के ख़िलाफ़ जो कि ये ला रहे थे, जिसमें इन्होंने लोगों को पकड़ना था, लोगों के ऊपर केसेस बनाने थे, उन्हें अपनी मर्ज़ी से मार के फेंक देना था कहीं ना कहीं, जैसे कि ये चाहते थे, उसके ख़िलाफ़ सारी पार्टीज़ बोल रही थी। गांधी जी ने कॉल दे दी थी, स्ट्राइक की कॉल दे दी थी। उस स्ट्राइक की कॉल के नतीजे में लोग इकट्ठा होना चाहिए। लाहौर के अंदर 20,000 लोग इकट्ठे हो गए थे, अमृतसर के अंदर इकट्ठे हो गए थे। अंग्रेज़ ने बहुत चालाकी से बैसाख का मेला जिस दिन था, उस दिन जलियांवाला बाग में लोगों को इकट्ठा होने पे जनरल डायर को भेजा और उसने गोलियां चलाई, और ताक ताक के गोलियां चलाई। जो दीवारों पे लोग चढ़ रहे थे कि वो इशारे करता था कि इनको मारो, और वो पीपल के दरख्त के पीछे अगर कोई छुपे हैं तो उनको मारो, कुएं के अंदर जो लोग छलांग लगा चुके हैं उनको मारो। उस जलियांवाला बाग में, अब मैं आपको साइको एनालिसिस की तरफ आते हैं जो आपने बुनियादी तौर पर सवाल किया था भगत सिंह से मुतालिक। भगत सिंह उस दिन स्कूल से छुट्टी करके जलियांवाला बाग में ही था। अच्छा जी। और किसी तरीके से बच गया। मतलब उन्होंने वो सारा वाक़या अपनी आंखों के सामने देखा था। उसने अपनी आंखों के सामने लोगों को कटते मरते गोलियों से भुनते हुए देखा था। उसने अपनी आंखों से देखा था जनरल डायर जिस तरह से अपने लोगों को मशीन गन के फायर करने के लिए कह रहा था, और बार बार पूछ रहा था कि अभी और करें या बस करें, और करें या बस करें, मेरा ख्याल है और करें, 4 राउंड और फेंक लें, 3 राउंड और फेंक लें। वो ये सब कुछ देख रहा था और लोगों को मरते हुए देख रहा था, आसपास लोगों को मरते हुए देख रहा था। उसके घर में वालिदैन परेशान थे कि स्कूल से घर क्यों नहीं आया, बहन परेशान थी कि क्यों नहीं आया घर वापस, और ये जलियांवाला बाग में था। और जब ये घर वापस आया तो इसके हाथ में क्या था? एक जार जिसमें मिट्टी थी, और वो मिट्टी खून आलूद थी। इसने आगे अपनी बहन से कहा, मैं जहाँ भी था उसको छोड़ो, ये खून है हमारे लोगों का जिनको अंग्रेज़ों ने आज कत्ल किया है, मारा है, इसको सल्यूट करो, इस खून को सल्यूट करो। ये वही जगह है जहाँ पे उधम सिंह भी था। वो उम्र में ज़रा बड़ा था। उधम सिंह ने भी वहीं ये कसम खाई थी कि वो जनरल ओडायर को, जो गवर्नर था उस वक्त लाहौर का, उसे कभी ना कभी जाके ज़रूर कत्ल करेगा, जिसका मौका उसे 21 बरस बाद लंदन में मिला था। तो ये वो हालात थे, कहत था, गुर्बत थी, अफलास थी, महरूमी थी, जबरन भर्तियाँ थीं, लोगों को जंगों में झोंका गया, और उस पर मुस्तज़ाद बजाय इसके कि उनकी कुर्बानियों को रिकग्नाइज़ किया जाए, अंग्रेज़ ने यहाँ ऐसे क़वानीन पास करने शुरू कर दिए कि अब जिसे चाहें उठा लें, जिसे चाहें मार दें, जिसे चाहें क़ैद कर दें, कोई उनको पूछने वाला नहीं होगा।
इस कानून के ख़िलाफ़ जब हड़ताल हुई तो उन्होंने लोगों को मारा पीटा। एक बात तो ये है, ये वो सिनेरियो था जिसमें भगत सिंह पला बढ़ा। लेकिन फिर ये कि भगत सिंह जब नेशनल कॉलेज में गया, नेशनल कॉलेज में उसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने कॉमरेड लेनिन के नज़रियात से उन्हें मुतारिफ़ करवाया, कार्ल मार्क्स के नज़रियात से मुतारिफ़ करवाया। ही वॉज अ सेंसिटिव सोल। कोई भी, इस बात से बहुत से लोग हंसेंगे भी और इत्तेफाक भी करेंगे इस बात से, कोई भी हसास दिल रखने वाला शख्स, कोई भी इंसान दोस्त, कोई भी आर्ट लवर, कोई भी क्लास सोसाइटी के ख़िलाफ़ इंसान मार्क्स और लेनिन के नज़रियात से रूगर्दानी नहीं कर सकता, वो फरामोश नहीं कर सकता उनके नज़रियात को। भगत सिंह उन नज़रियात को इंटरनलाइज कर चुका था, अब वो इन्हें कल्चरलाइज करना चाहता था। ये जिन नज़रियात से भगत सिंह इंस्पायर हुए वो नज़रियात थे क्या? मार्क्सिज्म ये कहता था हिंदुस्तान का जो समाज है ये फरसूदा, पैरोकियल, प्री एग्रेरियन सोसाइटी है जो हज़ारों सालों से बदल नहीं रही, क्योंकि इसके मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस नहीं बदल रहे, क्योंकि इसमें टेक्निक नहीं बदल रही। कोई भी समाज तरक्की उस वक्त करता है, उसमें तब्दीलियाँ उस वक्त आती हैं, उसके जो 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 उसके रवैये या कस्टम्स या ट्रेडिशंस या मोरल्स या नॉर्म्स उस वक्त बदलती हैं जब उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदलता है। आप जब तक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं बदलेंगे, आप ट्राइबल सोसाइटी ही रहेंगे, फ्यूडल सोसाइटी ही रहेंगे, एग्रेरियन सोसाइटी ही रहेंगे, और हर सोसाइटी के अपने अपने नज़रियात या अपने अपने रिवाज होते हैं, आप उनमें फंसे रहेंगे। भगत सिंह मार्क्सिज्म के उसूलों पर, लेनिनिज्म के उसूलों पर, इस फरसूदा निज़ाम को वो कहता था कि ये हम एक फ्यूडल, एग्रेरियन, पैरोकियल निज़ाम की गली सड़ी लाश को कंधे पे उठा के फिर रहे हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है। हमने इसको भी बदलना है। अंग्रेज़ इसको बरकरार रखना चाहता है अपने मफादात के लिए। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो चाहे कांग्रेस थी या कोई और पॉलिटिकल पार्टी थी, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस स्टेटस को बरकरार रखना चाहती है। जबकि भगत सिंह या उसकी जो पार्टी थी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो इस निज़ाम को ओवरथ्रो करना चाहती थी, और वो कहते थे कि हम नॉन वायलेंस के ज़रिए, अहिंसा के ज़रिए, कोऑपरेशन के ज़रिए, मदद मांग के, अपील करके, खैरात में आज़ादी या इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, लिहाजा हम बोल्शेविक्स वाला तरीका अपनाएंगे जो अक्टूबर रेवोल्यूशन में बोल्शेविक ने अपनाया था। उन्होंने केरेंस्की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया था और उन्होंने ज़ार शाही रूस के ख़ानदान को कत्ल कर दिया था। उन्होंने सोशलिज्म के जो निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया उसके मुताबिक एक रेस्ट इज़ द हिस्ट्री कि उन्होंने कैसे इक्वल किया उस सोसाइटी को और कैसे तरक्की की, कैसे उन्होंने ज़रूरी इस्लाहात नाफिज की, कैसे उन्होंने मनसूबाबंद मईशत पे अमल किया, किस तरह वो लेके आगे बढ़े। ये सारी इंस्पिरेशंस भगत सिंह की थी। भगत सिंह के इन नज़रियात से अंग्रेज़ों को क्या खतरा था? बहुत ज़्यादा ख़तरा था। अंग्रेज़ तो बहुत खुश थे, उन्होंने तो 1885 में कांग्रेस बना ली। कांग्रेस उनकी एक गर्लफ्रेंड टाइप पार्टी थी। वो अपनी मर्ज़ी से जब जो भी कुछ इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, समाजी सतह पे, क़ानूनी सतह पे, दस्तूरी सतह पे, या जितना वो लिबरलाइज कर सकते थे या जितना इस्लाहात इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, जो भी करना चाहते थे, वो बड़े आराम से कांग्रेस के ज़रिए करवा दिया करते थे। लेकिन भगत सिंह, सबसे पहले तो इनकी जो पार्टी थी वो टारगेट कर रही थी अंग्रेज़ को। भगत सिंह तो स्लम्बर से उठाना चाह रहा था। जब असेंबली के ऊपर भी उन्होंने असेंबली के अंदर गैलरी में से बम फेंके, तब भी वो उस नींद से बेदार करना चाह रहे थे हिंदुस्तानियों को, और अंग्रेज़ों को यह तासुर देना चाह रहे थे कि हम आपके निज़ाम को या आपके क़वानीन को, उसूल को जो आप अपनाए हुए हैं, जो कि एक्सप्लॉयटेटिव हैं, हम इन्हें नहीं मानते, और आप इस बात को समझ लें कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हिंदुस्तान में ये जो वायलेंस है, ये जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है, ये चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, हम आपको चलने नहीं देंगे। वो ये बताना चाह रहे थे। ये क्योंकि डायरेक्ट बरसरे पैकार आ जाती थी ये पार्टी, इसलिए अंग्रेज़ों को इनसे ख़तरा था। भगत सिंह और वो रिवोल्यूशनरीज़ को ख़त्म करना चाहते, बिकॉज वो चाहते थे कि जो हैंडी पार्टियां हैं, कुछ जो उनकी परवरदा पार्टियां हैं, उनकी मर्ज़ी से अब वो चलती रहें जैसे जैसे इस्लाहात करना चाह रहे थे वो। जिन्ना साहब और गांधी साहब की जो आज़ादी की मूवमेंट थी, वो किस तरह से अलग थी भगत सिंह की आज़ादी की मूवमेंट से? गांधी जी जो थे वो तो
नॉन वायलेंस के हामी थे, वो वायलेंस के बिल्कुल हामी नहीं थे, वो तो अदम तशद्दुद के हामी थे। और वो भगत सिंह को वैसे भी इररिस्पॉन्सिबल यंग मैन कहते थे। अच्छा। और भगत सिंह भी गांधी जी के ख़िलाफ़ थे मुकम्मल तौर पे। वो बहुत क्रिटिकल थे गांधी जी के बारे में, हालांकि मोतीलाल नेहरू के बारे में या जवाहरलाल नेहरू के बारे में नहीं थे, लेकिन गांधी जी के बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे। उनका ये ख्याल था भगत सिंह का कि गांधी जी की जो नॉन वायलेंस की पॉलिसी है या अहिंसा की या ताउन करने की या अंग्रेज़ के साथ चलने की, मिल के चलने की जो पॉलिसी है, दरअसल वो इनकलाब के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। वो रुकावट है ओवरथ्रो करने के रास्ते में उस निज़ाम को जो सिर्फ अंग्रेज़ का पैदा करदा नहीं है, वो अंग्रेज़ और उनके कोहोर्ट्स जो कि हमारे राय बहादुर और ख़ान बहादुर हैं, जो हमारे जागीरदार हैं, वो उनका पैदा करदा निज़ाम है, जो एक्चुअली भगत सिंह का मसला था कि इसको ओवरथ्रो करने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा और वायलेंस के ज़रिए से ही लड़ना पड़ेगा। और यही हुआ, अंग्रेज़ की पूरी कोशिश थी कि इन्हें टेररिस्ट करार दे के, इन्हें दहशतगर्द करार दे के या वायलेंट फोर्स एक करार दे के किसी भी तरीके से इनको फांसी चढ़ाया जाए। अच्छा। वो फांसी भी चढ़ने के लिए तैयार थे। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ, मैंने जो जितनी थोड़ी बहुत मैंने जो भगत सिंह की तारीख़ पढ़ी है, जो उनकी खतूत पढ़े हैं, जो मैं तो ये समझता हूँ भगत सिंह पहले दिन से फांसी चढ़ना चाहते थे। अच्छा। बिल्कुल। उन्होंने जो कदम उठाया वो फांसी ही की राह में जा रहा था। वजह क्या थी? वजह ये थी, वो ये कहते थे कि अगर मैं मर जाऊंगा तो एक शख्स मर जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा पैगाम या हमारे कॉमरेड्स का पैगाम या उन लोगों का जो फांसी चढ़ेंगे, जिन्हें गोली लगेगी या जो वो इसकी रास्ते में मारे जाएंगे, इस लड़ाई में मारे जाएंगे, उनके ज़रिए से उनकी एक कॉमरेड की मौत जो है वो उनके पैगाम को पहुंचाएगी हिंदुस्तानियों तक कि हम चाहते क्या हैं। और उस वक्त इनकी कुर्बानी से फ़ायदा हुआ था? देखिए, अगर तो सॉन्डर्स की बात है, वो तो किस्सा ये था कि भगत सिंह और उनके साथियों ने, दुर्गा देवी ने जब नॉमिनेट किया कि भगत सिंह और सुखदेव जाएंगे और जे गोपाल इनके साथ होंगे, ये जाके जेपी स्कॉट को मारेंगे। जेपी स्कॉट ने दरअसल लाठीचार्ज किया था लाला लाजपत राय पे। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे बहुत से लोगों को लेके। यहाँ हमारे जो अब नासिर बाग है, उस ज़माने में इसे गोल बाग कहा करते थे, उस गोल बाग में इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय जामबर ना हो सके, ज़ख्मों की ताब ना ला सके और वो शहीद हो गए। इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ भगत सिंह पे। यानी कि आप एक बूढ़े शख्स को जो आपके जो स्टेटस आप देना चाह रहे हैं, जो सेल्फ रूल के लिए जितना कुछ आप देना चाह रहे हैं, अपने वादों की पासदारी ना करते हुए उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आपने ताक के, क्योंकि लाला लाजपत राय को जेपी स्कॉट ने ताक के मारा था, ढूंढ के मारा था। अच्छा। वो जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ ढूंढ के बहुत बुरी तरह से लाठियों से उन्हें मारा था, जिसका भगत सिंह पे बहुत असर हुआ। और इन रेवोल्यूशनरीज ने ये प्लान किया कि हम जेपी स्कॉट को कत्ल करेंगे। जेपी स्कॉट को कत्ल करने के पीछे मुहर्रिकात एक तो लाला लाजपत राय ही थे, लेकिन ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि अंग्रेज़ को पता चले कि उसके ख़िलाफ़ कितनी नफ़रत है हिंदुस्तान में। और ये पहला इंसिडेंट था जब भगत सिंह ने हथियार उठाया। इनफैक्ट ये पहला ही इंसिडेंट था, लेकिन इससे पहले ये कि भगत सिंह के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था दशहरा के ऊपर कि उन्होंने बॉम्ब फेंका, लेकिन वो बॉम्ब उन्होंने फेंका नहीं था, उनको बस पकड़ लिया था। उसके बाद कुछ अर्सा कोशिश की कि ब्लैकमेल किया जाए, अंदर रखा जाए, उनके ऊपर केस बनाया जाए किसी तरीके से, पर फिर 60,000 रुपये का जो एक ज़मानत दे के उन्हें छोड़ भी दिया गया था। पहले वो जेल गए कुछ अर्से के लिए, लेकिन वहाँ से फिर वो आज़ाद हो गए थे। अच्छा। ये जो केस था जेपी स्कॉट का, इसके अंदर एक बड़ी, कुछ लोग, मैं उनकी क्लैरिटी के लिए बता दूं कि ड्यूटी लगी थी जे गोपाल की। जे गोपाल एक नौ भारत था पार्टी के अंदर, नया लड़का था। जे गोपाल को उन्होंने कहा कि आप पुलिस स्टेशन खड़े होंगे, आप बताएंगे कि जेपी स्कॉट आ गया। उसकी गाड़ी का एक नंबर था 5768, कोई इस टाइप का नंबर था, कि वो जब आएगा तो आप बता देंगे। सुखदेव बैक कर रहे होंगे और भगत सिंह जो है वो अटैक करेंगे। ये कुछ टोटल प्लानिंग थी और चंद्रशेखर आज़ाद इनकी फरार के रास्ते को हमवार करेंगे। ये थी टोटल प्लानिंग। लेकिन ऐन मौके पे जेपी स्कॉट वहाँ नहीं आया। कौन आया फिर? वो सॉन्डर्स आया, जो कि सार्जेंट था। अच्छा। जेपी स्कॉट की सास ने इंग्लैंड से आना था, वो उसे लेने के लिए चला गया और वो छुट्टी पे था। अच्छा।
सॉन्डर्स आ गया। जे गोपाल ये पहचान नहीं सका कि ये सॉन्डर्स है या स्कॉट है, क्योंकि उसने कभी स्कॉट को देखा ही नहीं था। ये एक बहुत बड़ी, आप समझ लीजिए, गलती भी थी रेवोल्यूशनरीज की तरफ से कि उन्होंने एक ऐसे बंदे की जिम्मेदारी लगाई उस बंदे को आइडेंटिफाई करने के लिए जिसको उसने कभी देखा ही नहीं था। उसने सॉन्डर्स को देखा और इनको इशारा दे दिया। इशारा दिया तो सुखदेव ने गोली मार दी। सुखदेव, इनफैक्ट भगत सिंह ने गोली नहीं मारी थी, इनफैक्ट गोली मारी थी सुखदेव ने। और सुखदेव एक बहुत ज़बरदस्त शूटर था, उसकी पहली गोली से सॉन्डर मर गया। अच्छा। उसके बाद जब वो मर गया तो इनको तो अभी यकीन नहीं था, तो भगत सिंह ने बाद में डेड बॉडी में 2-3 गोलियां मारी जो मारी। अच्छा, ये प्री प्लान था कि गोली पहले कौन चलाएगा? प्लान तो ये था कि भगत सिंह ही चलाएगा, लेकिन शार्प शूटर वो था सुखदेव। जैसे ही मौका मिला उसने गोली मार दी ताकि मिस ना हो जाए। ताकि मिस ना हो। उसने गोली मारी और वो ज़्यादा प्रिसीजन के साथ गोली मारी, वो पहली गोली पे मर गया था। उसके बाद जो इनका एक हिंदू जो SHO था, वो इनके पीछे पुलिस इंस्पेक्टर था जो कि पीछे भागा इनके, उसको भगत सिंह ने, सुखदेव उसे मारना चाहता था, भगत सिंह ने उसको मारने से रोका कि ना मारना, हिंदुस्तानी है। लेकिन वो बिल्कुल उसने जा लिया था इन दोनों को, तो इससे कि आइडेंटिफाई हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे, शनाख्त हो जाएंगे, तो उसको भी मार दिया उन्होंने। अच्छा। ये था एक्चुअली वो वाक़या। जय गोपाल वहाँ से निकल गया, उसके बाद घर चला गया, फिर वो वापस आया ही नहीं। इस कत्ल की प्लानिंग के अंदर फ्लॉस क्या थे? इस कत्ल में बहुत से फ्लॉस थे, और बट साहब आप देखिएगा कि आपको हर कदम पे ये एहसास होगा जैसे भगत सिंह अपनी फांसी के लिए रास्ते खुद से बना रहा था। आपको ये भी अंदाज़ा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता वो फांसी चढ़ना ही चाहते थे, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। वो उसको एक बहुत ज़बरदस्त कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, भले वो शहीद ही हो जाए। इसमें सबसे पहले तो जो पिंक पेपर के ऊपर लिखा गया नोटिस के बाद एक पैराग्राफ लिखा गया जिसमें ये बताया गया कि हम एक्चुअली ये कत्ल इसलिए करना चाहते हैं, इसका मकसद किसी शख्स को मारना नहीं है, ये पैगाम देना है कि हमारे अज़ाइम क्या हैं, हमारी सोच क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। ये सारा कुछ लिखा गया लोगों के लिए। नोटिस ये लिखा गया मतन, और नीचे लिखा कमांडर इन चीफ बलराज। अब आपने ये बात याद रखनी है। अच्छा। कमांडर इन चीफ बलराज की तरफ से ये नोटिस लगाया किधर? मुख्तलिफ जगहों पे लगा दिए, जो कि इन्होंने प्लान किया हुआ था कि कत्ल करने के फ़ौरन बाद हर जगह वो लग जाएंगे, वो लगा दिए इन्होंने, फेंक दिए, लगा दिए। और चंद्रशेखर आज़ाद ने साइकिल का इंतज़ाम किया हुआ था, जो DAV स्कूल, जो DAV कॉलेज, जो अब इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन्स है, उसके टॉयलेट के साथ वो साइकिल खड़ी थी। ये साइकिल पे बैठे और चले गए। सुखदेव कृपाराम जो गली है शालमी में, वहाँ जाके छुप गए, और भगत सिंह और राजगुरु जो हैं वो चले गए दुर्गा देवी के पास, जो कि मैक्लोड रोड पे रहती थी। अच्छा। दुर्गा देवी के साथ फिर उन्होंने प्लान किया कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो भी सुखदेव का ये ख्याल था कि ये ज़्यादा देर इन्हें यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस बड़ी जल्दी से फैल गई थी पूरे इलाके के अंदर। उनमें पहले शक भी रेवोल्यूशनरीज ही पे था। अच्छा। और पुलिस को शक भी रेवोल्यूशनरीज ही पे था, तो इसलिए वो किसी भी तरीके से कहीं भी पकड़े जा सकते थे। इनके फरार का इंतज़ाम किसने किया? फरार का इंतज़ाम सुखदेव ही ने किया। भगत सिंह ने एक गलती और भी की, वो कौन सी? वो ये कि जय गोपाल के साथ जाके उसने पहले ही अपने केस कटवा लिए थे। अच्छा। ये जय गोपाल जो है वही बच्चा, वही लड़का जिसने आइडेंटिफाई करना था सॉन्डर्स को, वो आगे जाके अप्रूवर बन गया, वादा मुआफ गवाह बन गया। अच्छा, वो पकड़ा जाता है आगे जाके? वो पकड़ा जाता है, वो पुलिस के साथ मिल जाता है, और फिर आगे जाके केस में वादा मुआफ गवाह बन के अपनी पूरी गवाही देगा। वो बताएगा किसने केस कटवाए थे, वो और भी बहुत कुछ होगा। तो इन लोगों ने खैर टिकट का इंतज़ाम किया। यहाँ से लाहौर से ट्रेन चलनी थी, कोई सारा कुछ लाहौर ही के अंदर हो रहा था। ये शौहर बन गए भगत सिंह, दुर्गा देवी इनकी बीवी बन गई, और एक इनका बच्चा, दुर्गा देवी का जो बच्चा था वो इनके साथ था, और राजगुरु इनके मुलाजिम बन गए। और ये सब लोग ट्रेन के अंदर बैठ गए और ट्रेन चल पड़ी। किसी ने पहचाना नहीं, वहाँ पुलिस खड़ी हुई थी पूरे लाहौर स्टेशन के ऊपर, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना। रास्ते में कहीं ये उतर गए, फिर दोबारा ट्रेन ली, और ग्रेजुअली ये सफ़र करते करते बंगाल पहुँच गए। बंगाल में फिर चरण वोरा वहीं थे, जो कि दुर्गा देवी के हस्बैंड थे। अच्छा। उन्होंने भगत सिंह के कहीं रहने का इंतज़ाम कर दिया कुछ लोगों के हाथ, जो कि भगत सिंह को, रेवोल्यूशनरीज़ को, इनके पैगाम को और इनकी सोच को बहुत पसंद करते थे। वो हस्बैंड एंड वाइफ वहाँ भगत सिंह ठहरे। इससे एक बात का और भी अंदाज़ा होता है, कुछ बातों का बड़ा अहम, यानी लाहौर में, पंजाब में, इधर उधर रेवोल्यूशनरीज़ चाहे वो वायलेंट थे
चाहे वो अमन के दुश्मन समझे जा रहे थे अंग्रेज़ों की तरफ से, लेकिन बहरहाल वो रिकग्नाइज्ड थे। और उसकी वजह यही थी कि इनसे पहले गदर पार्टी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर चुकी थी और बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों को ये पहली बार नहीं था कि भगत सिंह या उनके रेवोल्यूशनरीज अंग्रेज़ों को कत्ल कर रहे थे। अच्छा, हिंदुस्तान के अंदर उस टाइम पे ये रवायत थी? ये रिवायत थी, कत्ल हो रहे थे, ब्रिटिश को कत्ल किया जा रहा था, ऑफिशियल्स को कत्ल किया जा रहा था, और सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं किया जा रहा था, कनाडा के अंदर भी किया जा रहा था। हॉपकिंसन को मेवा सिंह ने कत्ल कर दिया था। मतलब जगह जगह ब्रिटिश को हिंदुस्तानी कत्ल कर रहे थे उस टाइम पे, कर रहे थे। जलियांवाला बाग से पहले एक बड़ा ख़तरनाक वाक़या ये हुआ था कि एक अंग्रेज़ खातून को बहुत बुरी तरह से लोगों ने बहना करके मारा पीटा था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने जान बचाई थी, जिसके बाद एक कानून आप समझ लीजिए बना दिया था डायर ने कि इस गली से जहाँ के उस खातून मार्सिलिया के साथ जो हुआ वाक़या, वहाँ से जो भी हिंदुस्तानी गुजरेगा वो रींग के गुजरेगा, चल के नहीं गुजरेगा। एक्चुअली वो ह्यूमिलिएट करते थे ना, अंग्रेज़ तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करता है, वो ह्यूमिलिएशन के लिए था सारा कुछ। ह्यूमिलिएशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी हिंदुस्तानियों के गमो गुस्से में सिर्फ गुर्बत और भूख और एक्सप्लॉयटेशन ही नहीं है, ह्यूमिलिएशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि अंग्रेज़ ह्यूमिलिएट करता था। बंगाल में और महाराष्ट्र में बल्कि भगत सिंह जब वहाँ के जो कॉमरेड्स हैं उनसे मिले तो वहाँ भगत सिंह को अंदाज़ा हुआ कि वहाँ लाइन डिवाइडेड है, वहाँ के जो कॉमरेड्स हैं वो मज़हब या गैर मज़हब की तकसीम रखे हुए हैं। बंगाल में, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही था, हिंदू और मुसलमान की भी तकसीम रखे हुए हैं। यहाँ आपको ये बड़ी अहम बात है कि भगत सिंह इन सारी चीज़ों से मावरा, अबव, बियॉन्ड थे। वो उनके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख या कोई भी और मज़हब उनके लिए कॉमरेड्स थे वो सब। अच्छा। और अमलन ऐसे था। इसीलिए भगत सिंह ने जो लिखते हैं अपने ख़त के अंदर भी, उन्होंने बड़ा प्राइड फील किया कि पंजाब सेकुलर है, पंजाब में हिंदू मुस्लिम सिख की तकसीम नहीं है, जो कि उन्हें बंगाल और महाराष्ट्र में नज़र आई थी। ये एक बहुत बड़ी बात है, थ्रू आउट उनके साथ रहेगी। अभी हम डिस्कस करें कि भगत सिंह ने लाला लाजपत राय का बदला लिया, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि उनका आपस में इख्तिलाफ भी था। वो इख्तिलाफ क्या था? अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल है कि लाला लाजपत राय से भगत सिंह का इख्तिलाफ क्या था। आप जानते हैं ना, लाला लाजपत राय ने हमारा लाहौर में गुलाब देवी हॉस्पिटल, अपनी गुलाब देवी उनकी वालिदा थी जिनके नाम पे गुलाब देवी हॉस्पिटल बनाया, और गांधी जी ने ही इफ्तिताह किया था इस हॉस्पिटल का। यानी लाला लाजपत राय एक समाजी वर्कर भी थे। फिर उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस भी खोले हुए थे लाला लाजपत राय ने। वो आम आदमी नहीं थे, लाहौर में बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी थे। लाला लाजपत राय ने एक बार तकरीर करते हुए कहीं ये कह दिया, जो कि अब मेरी बात पे बहुत से लोग ये रिएक्ट करेंगे कि वो तो ऑफ द कफ उन्होंने कह दिया था और मकसद कुछ और था। होगा, मैं नहीं कहता, मैं लाला लाजपत राय के कहे पे खुदा न खासा शक नहीं करता, लेकिन भगत सिंह को शक था, क्योंकि लाला लाजपत राय ने कहा कि 2 मुल्क होना चाहिए हिंदुस्तान को। और ये 1940 से बहुत पहले की बात है। जब हम कहते हैं ना करारदाद पाकिस्तान और 1940 और ये वे, उससे बहुत पहले लाला लाजपत राय कह चुके थे कि एक मुल्क हिंदुओं का होना चाहिए और एक मुसलमानों का होना चाहिए। अच्छा। इस वजह से भगत सिंह लाला लाजपत राय के खिलाफ थे कि वो हिंदुस्तान को डिवाइड करना चाहते हैं हिंदुओं और मुसलमानों के मुल्क में, जबकि ये सबका मुल्क है। अच्छा। ये फिर एक बहुत बड़ी मिसाल है कि भगत सिंह बहुत क्रिटिकल थे इस मामले में, और वो अगर कम्युनिस्ट थे, एथीस्ट थे, सन ऑफ द सॉइल थे, उनके लिए हिंदुस्तान पे रहने वाला हर शख्स हिंदुस्तान का शहरी था, इस बात से कतई नज़र के उसका मज़हब क्या है। और भगत सिंह जो है वो एथियस्ट थे। भगत सिंह थे तो एक सिख फैमिली से थे। जब फांसी के लिए जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो चरण, जो उनका एक गेट जो दारोगा था, चरण, जो जिसके साथ बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात बन गए थे, जो उनकी बड़ी इज़्ज़त भी करता था और बाद में बैठ कर रोया भी, जब उन्हें लेके जा रहा था, क्योंकि 6 दिन पहले जो प्लान था, प्लान से यानी जो तारीख से 6 दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई थी और 12 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई थी। तो जब उन्हें लेके जा रहे थे फांसी घाट पे, तो उन्होंने कहा कि वाहे गुरु कह लें आप, वाहे गुरु। अच्छा। आहिस्ता से भगत सिंह के कान में कहा। तो भगत सिंह ने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी एथीस्ट रहा हूँ, मैंने नहीं माना उस खुदा को, अगर कोई खुदा है जिसने इतना नाइंसाफ़ी पे मबनी निज़ाम पैदा किया कि लोग भूख और कहत से और मजबूरी से और अफलाक से मर रहे हैं,
तो इतना जो एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है उसके बनाने वाले को मैंने कभी माना ही नहीं। अब अगर मैं मानूंगा, अब अगर मैं वाहे गुरु कहूँगा, तो वो ये समझेगा कि क्योंकि मैं मरने जा रहा हूँ इसलिए अब मैं डर गया हूँ। तो हालांकि मैं ये समझता हूँ कि इस निज़ाम को ठीक होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा। उन्होंने बाकायदा उस रस्सी को चूमा और फंदा गले में डाल लिया। भगत सिंह की इस मूवमेंट के साथ फ्रीडम फाइटर्स मुसलमान भी थे। हमें भगत सिंह से ज़रा सा पहले अशफाकुल्ला खान नज़र आते हैं, जो HSRA के रुकन थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रुकन थे, यूपी से थे, और उन्हें भी एग्जीक्यूट किया गया था। उन्हें काकोरी ट्रेन जो इंसिडेंट है, लूट मार की थी उन्होंने। उसका मकसद जो रेवोल्यूशनरीज ये बताते हैं कि वो लूट मार करके और असला ख़रीदना चाहते थे, तो उसके लिए उस इल्ज़ाम में फिर उनको एग्जीक्यूट किया गया था, अशफाकुल्ला खान को। और भगत सिंह को हथियार कहाँ से मिले थे? भगत सिंह जब बंगाल गए तो चक्रवर्ती ने इन्हें सिखाया था बॉम्ब बनाना, और ज़्यादातर असला भी वहीं से मिलता था। बंगाली ज़रा एडवांस्ड थे इस सारे काम में, वो पहले से, बंगाल में कम्युनिज़म और ये चीज़ें पहले से डेवलप्ड थी। तो जब ये लोग यहाँ आए झांसी फॉरेस्ट में या मैकलोड रोड वाले घर में, या लाहौर वापस आए, अमृतसर वापस आए, यहाँ फिर उन्होंने ख़ुद भी फैक्ट्रियाँ लगा ली थी छोटी छोटी सी असला बनाने की, और ये लोग बॉम्ब बनाते भी थे। मैंने ये भी पढ़ा कि भगत सिंह को ट्रेन में किसी से मोहब्बत हो गई थी। ये बड़ा अहम सवाल है। मैंने बताया ना कि भगत सिंह हार्ड रेवोल्यूशनरी टाइप आदमी नहीं थे, जैसे हमें बड़े ही सख्त गिर किस्म के रेवोल्यूशनरीज बाज़ औक़ात मिलते हैं, या रेवोल्यूशनरीज से ये तवक्को की जाती है कि वो बहुत स्ट्रेट लाइन में चलने वाले एक सख्त मिजाज किस्म के स्टॉन्च रेवोल्यूशनरी होंगे। वो ऐसे नहीं थे, वो आर्ट लवर भी थे, और मोहब्बत भी करते थे। किससे हुई? मेरा ख्याल है कि उन्हें दुर्गावती से मोहब्बत हुई थी। अच्छा। दुर्गावती के साथ जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो बहुत लंबा सफ़र था। दुर्गावती वही खातून है जिन्होंने JP स्कॉट को मारने के लिए इन्हें चुना था, लेकिन उस वक्त उनका ख्याल था कि ये आम एक जज्बाती सा लड़का है जो कि अंग्रेज़ को मार के और सोशलिज्म का नाम बुलंद करना चाहता है, तो वो ऐसे समझते थे। लेकिन जब उन्होंने इनकी बातें सुनी ट्रेन के अंदर, अपनी इंस्पिरेशंस इन्होंने जब बताई, जब इन्होंने अपने दिल को आश्कार किया दुर्गावती पे कि क्या वो इंस्पिरेशंस हैं, वो क्या तालीम है, वो क्या एहसास है, वो क्या नज़रियात हैं जिनसे मुतासिर हो के वो सोच समझ के सारा काम कर रहे हैं, तो दुर्गावती ने बहुत मुख्तलिफ शख्स पाया भगत सिंह को, और उन्होंने अपने शोहर को, चरण वोरा को, वहाँ लिखा बंगाल कि मैं अपने भाई के साथ आ रही हूँ। अच्छा। लेकिन इन्हें अपने दिल में खुद बुद और तरह की महसूस हुई। ज़रा सा आगे जाके हम देखते हैं, जब असेंबली में बॉम्ब फेंकना था तो चंद्रशेखर आज़ाद का ख्याल था कि भगत सिंह को ना भेजा जाए असेंबली में बम फेंकने के लिए या किसी भी और एक्टिविटी के लिए, क्योंकि पुलिस इन्हें पहचान लेगी और ये धर लिए जाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद को यकीन था कि अगर भगत सिंह बाहर गए तो भगत सिंह पकड़े जाएंगे, और एक बार अगर पकड़े गए तो इनके ऊपर सारे केस साबित हो जाएंगे और ये फांसी चढ़ जाएंगे। और इस बात का बरमला इजहार उन्होंने कर भी दिया था। सुखदेव ने कहा भगत सिंह को कि BK दत्त के साथ आप खुद जाके क्यों नहीं असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंकते। ऐसा कहने की वजह क्या थी? सुखदेव का यह ख्याल था कि भगत सिंह को मोहब्बत हो गई है दुर्गावती से। उसने दुर्गावती का नाम तो नहीं लिया, उसने कहा क्योंकि तुम अब मोहब्बत के मारे हो, अब तुम सॉफ्ट और सटल और इमोशनल साइड पे ज़्यादा हो, इसलिए रिवोल्यूशनरी काम से तुम घबरा रहे हो। अच्छा। और ये एक बदनुमा दाग है अगर एक रिवोल्यूशनरी मोहब्बत और शादी और बच्चों, क्योंकि भगत सिंह ने शादी भी इसीलिए नहीं की थी। उसने अपने बाप से नाराज़ होकर निकल आया था और ये कहा था अपने दोस्त को कि मेरे चचा और 2 चचा जो हैं उन्होंने बेवाएं छोड़ी हैं, मैं बेवा नहीं छोड़ना चाहता किसी को, इसलिए शादी भी नहीं की। अब सुखदेव ने मोहब्बत का ताना दिया भगत सिंह को, जो कि बहुत बुरी चोट। अच्छा, उन्हें बहुत बुरा लगा? उन्हें बुरा लगा नहीं, उन बुल्स आए, उसने चोट ऐसी जगह पे किया कि भगत सिंह उस वक्त तो खामोश रहे। बाद में भगत सिंह ने ख़त लिखा सुखदेव को। क्या था उस खत में? उस खत में उन्होंने बयान किया कि मोहब्बत एक बड़ा ही प्योर, बहुत ही खूबसूरत वो एहसास है। ये एहसास किसी भी इनकलाबी को ज़्यादा
बुलंद कर सकता है, ज़्यादा तक़वियत दे सकता है, ज़्यादा एनकरेज इन्विगरेट कर सकता है, ये कमज़ोर नहीं कर सकता। मैं अगर किसी से मोहब्बत करूँगा तो वो मोहब्बत मेरी ताकत होगी, कमज़ोरी नहीं होगी। और भगत सिंह ने ये नहीं कहा कि मैं दुर्गावती से मोहब्बत करता हूँ या नहीं करता। हाँ, उन्होंने ये ख़त में अलबत्ता ये चीज़ वाज़े कर दी थी सुखदेव को। और फिर अगले दिन वो चले गए बी के दत्त के साथ असेंबली में बॉम्ब फेंकने के लिए। अच्छा, इससे थोड़ा सा पहले हम आते हैं, जब ये रूपॉश हुए तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी, उतने दिन करते क्या रहे, और ये कितना पीरियड था इन दोनों चीज़ों में, रूपॉशी में और फिर अगला प्लान करके बॉम्ब अटैक करने में? लाहौर में तो फौरी तौर पे वो लोग ट्रेन में निकल गए और बंगाल पहुंच गए। बंगाल में जाके बड़े कॉमरेड से मिले, HSRA के बहुत से लोगों से मिले, बहुत से कॉमरेड से मिले, बहुत से ऐसे लोगों से मिले जो एंटी मुस्लिम थे और हिंदू थे लेकिन कॉमरेड्स थे। जैसे कि मैंने बताया कि भगत सिंह को बहुत ज़्यादा डिसइल्यूजनमेंट भी हुई इस चीज़ की कि मजहबी या मज़हब के नाम पे डिवीज़न कॉमरेड्स के अंदर मौजूद है। ये सारा कुछ फिर चक्रवर्ती की मुलाकात उनसे वहाँ हुई, बहुत से कॉमरेड्स मिले जिन्होंने आबियारी की इनकी बंगाल में। तो एक तो बंगाल में रहे बहुत अरसा, महाराष्ट्र गए, वहाँ से फिर ये वापस आ गए अमृतसर। अच्छा। और रूपोशी में इन्होंने एक तो किताबें पढ़ने का शौक़ था, किताबें तो हर वक्त पढ़ते थे, किताबें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा राह थी। उसके अलावा बॉम्ब बनाना और भर्ती करना लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस करना अपने नज़रियात से मुतालिक, ये सब चल रहा था। अच्छा। फिर ये फ़ैसला हुआ कि हम एक्चुअली भगत सिंह ये चाहते थे कि उनके जो नज़रियात हैं आवाम तक ये बात पहुँचे कि हम अगर वायलेंस का रास्ता भी अपना रहे हैं तो क्यों अपना रहे हैं, और हम हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ वायलेंस नहीं कर रहे, हम ब्रिटेन के ख़िलाफ़ कर रहे हैं वायलेंस। एक बात तो ये, दूसरा वो ये बताना चाहते थे कि हमें भी स्टेटस को की पार्टी न समझा जाए जो अंग्रेज़ों से मराहत लेने के लिए या इस्लाहात करवाने के लिए मरे जा रही है। हम एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में रेडिकल चेंज लाना चाह रहे हैं। इस बात से कतई नज़र कि कोई ऑल्टरनेटिव उनके पास भी नहीं था। अच्छा। HSRA के पास भी कोई बहुत वाज़े ऑल्टरनेटिव नहीं था, लेकिन वो अपने बात कहने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अब देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी भी सोशलिस्ट थे, वो सोशलिस्ट नज़रियात का प्रचार भी करते थे, ओन भी करते थे। फिर जब वो सरबराह भी बने हिंदुस्तान के तो उन्होंने एग्रेरियन रिफॉर्म्स पे करने की कोशिश की। सोशलिज्म की वजह से वो, बल्कि जो कन्फेडरेशन कायम होने जा रही थी कैबिनेट मिशन प्लान के नतीजे में, और उसमें लूज सेंटर था, तो नेहरू जी ने उस कन्फेडरेशन को भी इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया, कैबिनेट मिशन प्लान को भी इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया कि लूज सेंटर के होते हुए वो सोशलिस्ट नज़रियात को कैसे मुंतबिक कर सकते हैं हिंदुस्तानी समाज पे, ये मामला था। अब असेंबली में भी जब बॉम्ब फेंका, वो बॉम्ब इन्होंने बहुत तवज्जो से सोच समझ के फेंका। अच्छा, ये प्लान किसका था कि असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंकना है? HSRA का प्लान था, जिसमें भगत सिंह भी थे, सुखदेव भी थे, राजगुरु भी थे, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, दुर्गावती भी थी, वोरा भी थे, सब लोग पार्टी के जितने भी सरकर्दा लीडरान हैं ये सब थे। सोच समझ के प्लान किया था, और प्लान ये था कि असेंबली में हम किसी को हर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, उस टाइम था कौन असेंबली में, कौन कौन लोग थे? वहाँ जिन्ना साहब भी थे। अच्छा। वहाँ बहुत से लीडरान थे, कांग्रेस के भी बहुत से लीडर थे, जिन्ना साहब भी थे। जब ये तो खुद इन्होंने लिखा है कि वहाँ जिन्ना साहब भी मौजूद थे। इनका प्लान ये था कि वो बॉम्ब होगा सिर्फ आवाज़ पैदा करने के लिए, आवाज़ ऐसी होगी कि जिसका मकसद होगा कि अपनी नफ़रत का, बरतानवियों से नफ़रत का इजहार, और हिंदुस्तानियों को स्लम्बर से जगाने का, और ये बताने का कि हम मौजूद हैं, हम कोई फोर्स हैं, हमें सुनो या हमें देखो, हम हमारे नज़रियात को समझो, हम पागल नहीं हैं, हम जो बात कह रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे। या ये इनका मकसद था। एक तो बॉम्ब फेंकेंगे, कोई हर्ट नहीं होगा, दूसरा ये लोग गिरफ्तारी देंगे, भागेंगे नहीं। अच्छा, वैसे तो ये भाग सकते थे कि बॉम्ब फेंका होगा, वहाँ पर अफरा तफरी मची होगी, तो ये भागे क्यों नहीं? फिर बहुत अफरा तफरी मची, एकदम से लोगों ने एग्ज़िट डोर की तरफ भागना शुरू कर दिया, बहुत अफरा तफरी मची, और आम तौर पर लोगों का ख्याल था कि ये भाग ही जाएंगे।
और कोई इनको पकड़ने आया भी नहीं था। अच्छा, कोई आया भी नहीं था, कोई आना चाहता भी नहीं था। कैसे गिरफ्तार हुए फिर? ये गिरफ्तार वहाँ से भागे ही नहीं। इनकी जेब में पिस्टल था और जो पुलिस वाले वहाँ खड़े हुए थे वो इनके करीब नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको यकीन था कि अगर हम करीब जाएंगे तो गोली मार देंगे। लेकिन इनका मकसद किसी को मारना था ही नहीं। इनका मकसद ये था कि दे वांटेड टू मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट इन द सब कॉन्टिनेंट। वो इन्होंने खुद गिरफ्तारी पेश की, खुद उन्हें कहा कि आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, तो गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर जो इन्होंने प्रिंट पेपर उछाले, जो प्रिंटेड पेपर उछाले वहाँ से बहुत से बताने के लिए कि उसमें फिर ये लिखा होता कि माफ़ कीजिएगा, हमारा मकसद किसी को तकलीफ़ देना या किसी को ज़िक पहुँचाना या किसी को एज़ा पहुँचाना नहीं था। हम सिर्फ ये बताना चाहते थे कि हमारी प्रेजेंस को महसूस किया जाए, हमारे नज़रियात को समझा जाए। हम कोई दहशतगर्द नहीं है। हम अगर ट्रेन उड़ाने की बात करते हैं या किसी कहीं बॉम्ब फेंकने की बात करते हैं तो उसका मकसद सिर्फ सोई हुई कौम को जगाना है, किसी को हर्ट करना नहीं है। पैम्फलेट का फिर वही मतन है जो हमें सॉन्डर्स के बाद मिलता है। अच्छा, यानी वही पिंक पेपर, उसके ऊपर नोटिस लिखा हुआ है, नोटिस में ये अपोलोजेटिक सा एक नोट लिखा हुआ है और नीचे कमांडर इन चीफ बलराज लिखा हुआ है। उसकी क्या वजह है? बलराज क्यों लिखते हैं? ये बलराज कोई नहीं था, बलराज एक गुमनाम सा नाम क्रिएट किया हुआ था भगत सिंह ने। अब ये दोनों पेपर भगत सिंह के हाथ के लिखे हुए थे। ये दोनों डिक्शन भगत सिंह की थी। नोटिस लिखना वैसे का वैसे, पार्टी का नाम लिखना जहाँ लिखना था, कमांडर इन चीफ लिखना, बलराज लिखना, और कंटेंट एज इट इज़ वही। ये वहाँ भी था और यहाँ भी था, और अंग्रेज़ ने इस चीज़ को पिक कर लिया। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में जब इन्हें पिक किया गया तो उन्हें मिलाया गया, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात का एक एविडेंस के तौर पे पेश किया गया इस चीज़ को। उस टाइम पे भगत सिंह पे कोई झूठे केसेस भी बनाए गए? बहुत ज़्यादा झूठे केसेस बनाए गए, तकरीबन 21 केसेस, और वो बहुत ही सीरियस नौइयत के, कत्ल व गारत के केसेस। अच्छा, इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केसेस, अफरा तफरी के केसेस, बदअमनी के केसेस, मतलब कोई ऐसा केस नहीं था। हालांकि इन्होंने तो खुद गिरफ्तारी दी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इन्होंने गोलियां भी चलाई, हालांकि इन्होंने गोलियां तो नहीं चलाई थी, इन्होंने तो बॉम्ब फेंका था। फिर कत्ल का केस, यानी इरादा कत्ल का केस कि इन्होंने बॉम्ब मारने का मकसद, और उसकी तौजीह ये पेश की गई कि क्योंकि असेंबली के अंदर 1.5 इंच की लकड़ी जो थी वो टूट गई थी उस बॉम्ब के फेंकने से, तो बंदा भी मर सकता था, लिहाजा इरादा कत्ल का केस भी इनके ऊपर डाला गया, गोली चलाने के साथ साथ। हालांकि गोलियां तो उन्होंने चलाई ही नहीं थी। जिस तरह से केस प्रोसीड हुआ, भगत सिंह को अंदाज़ा हो गया था कि बरतानवियों का मकसद कोर्ट के ज़रिए भगत सिंह और साथियों को फांसी देना है, लेकिन वो इसको एक हकीकत, इस पूरी प्रोसीडिंग्स को हकीकत का रंग या एक जायज़ कार्रवाई का रंग इसलिए देना चाह रहे थे क्योंकि लोगों के अंदर भगत सिंह बहुत मकबूल हो गए थे। लोग इकट्ठे होते थे, जेल में बैठने की जगह नहीं थी, कोर्ट में बैठने की जगह नहीं थी, जेल कह रहा हूँ। भगत सिंह बहुत ज़्यादा मकबूल थे पूरे हिंदुस्तान में, और सबकी नज़रें लगी हुई थी भगत सिंह के केस के ऊपर। इस इंसिडेंट के बाद? हाँ जी, इस इंसिडेंट के बाद जब ज़ाहिर है इन्हें पकड़ लिया, फिर वो ये अंदाज़ा होना शुरू, ट्रायल शुरू हो गया ना। जब ट्रायल शुरू हुआ तो अखबारात में लिखना शुरू कर दिया, रोज़ के रोज़ ख़बरें बनना शुरू हो गई। लोगों में वैसे ही रिवोल्यूशनरीज बहुत मकबूल हो रहे थे, और इस मकबूलियत से ये कहा जाता है कि गांधी जी या दूसरी पार्टीज़ थोड़ी घबरा भी रही थी, क्योंकि गांधी जी के नज़रियात के बिल्कुल मुखालिफ नज़रियात रखते थे भगत सिंह या HSRA। तो गांधी जी इसको ओन नहीं करते थे, वो बार बार इस चीज़ को कंडेम भी करते थे, चाहे ढके छुपे लफ्ज़ों में करें, लेकिन करते थे लोग। लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे, और उन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि भगत सिंह और उनके साथी इनफैक्ट इस ज़मीन की खातिर जो है वो अपने आप को कुर्बानी दे रहे हैं। जो भी, अगर वो जेल भी गए हैं, अगर उन्होंने बॉम्ब भी फेंका है, अगर वो उन्होंने हथियार भी उठाए हैं, तो वो कुर्बानी दे रहे हैं बरतानवियों को निकाल के एक नया निज़ाम राज करने के लिए। अच्छा। लोग इकट्ठे हो जाया करते थे, और बड़ी दफ़े लड़ाई भी हुई, बड़ी दफ़े इन्हें ज़दकोब भी किया गया, कैदियों को मारा गया। फिर ये लोग हड़ताल पे चले जाया करते थे, बायकॉट कर दिया करते थे, नहीं आते थे। एक दफ़े बल्कि इनको ज़बरदस्ती लाने की कोशिश की गई, तो सीटों के साथ चिमट गए, मार पीट के लाया गया। ये मुसलसल चलता रहा जब तक कि ट्रिब्यूनल नहीं बन गया। ट्रिब्यूनल बनने से पहले पहले ये सब कुछ चलता रहा। उस वक्त असेंबली के अंदर जिन्ना साहब भी थे, तो जब इन्होंने बॉम्ब फेंका और ये सारा कुछ हुआ वाकया,
तो उस पर जिन्ना साहब की क्या सोच थी इन्हें लेकर? भगत सिंह को कभी भी जिन्ना साहब ने अप्रिशिएट नहीं किया था। अच्छा। क्योंकि जिन्ना साहब भी इनफैक्ट वॉयलेंस या कोई रेवोल्यूशनरी हथकंडे या रेवोल्यूशनरी जो टैक्टिक्स हैं वो अपनाने के हक़ में नहीं थे, और ना वो रेवोल्यूशनरी सोच रखते थे। इवन ना वो मार्क्सिज्म को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ना लेनिनिज्म को करते थे। हालांकि रशिया के अंदर इनकलाब आ चुका था और इट वाज वेल ऑन इट्स वे, लेकिन जिन्ना साहब कोई बहुत ज़्यादा इसको वो पार्लियामानी डेमोक्रेसी के हामी थे उसी के मुताबिक, इसलिए वो तो कुछ नहीं। हाँ, लेकिन उन दिनों ये था कि जिन्ना साहब नाराज़ थे कांग्रेस से। अच्छा। एक तो खिलाफत मूवमेंट चली, खिलाफत मूवमेंट में जो कुछ हुआ जिन्ना साहब उसके हामी नहीं थे, इसलिए कांग्रेस से वो नाराज़ थे और अपनी पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे थे। बाद में फिर वो मुस्लिम लीग के अंदर शामिल होते हैं और मुस्लिम लीग में को लेके चलते हैं आगे। लेकिन इस वक्त जब ये सब कुछ चल रहा था इन 1920s, उस वक्त जिन्ना साहब कोई बहुत ज़्यादा ना कांग्रेस के साथ थे ना किसी और पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इन थे। जेल के अंदर जो भगत सिंह के दिन थे वो कैसे थे? भगत सिंह जहाँ भी गया है उसने वो एक ही वॉज अ रिवोल्यूशनरी थ्रू एंड थ्रू। वो हर चीज़ को ठीक करना चाहता था। अच्छा। और इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पर्सन। मतलब जब वो जेल में गया, जब वो पहले भी जेल में गया था, जब उसके ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगा और वो बॉम्ब वगैरह फेंकने का, और एक वो क्योंकि उन्होंने एक कॉलम लिख दिया था जिसकी वजह से उन्हें जेल भेजा गया। उस वक्त भी उन्हें जेल के जो निज़ाम था, जो इंतज़ाम था, जो जेल की सहूलियात थी, उस पर सख्त तनकीद की थी उन्होंने। अच्छा। अब जब वो दोबारा आए तो उन्होंने बहुत बरमला तनकीद की इस बात की, और उन्होंने कहा कि गोरों के लिए और गोरे कैदियों के लिए, अंग्रेज़ कैदियों के लिए और मराहत हैं और फैसिलिटीज़ हैं, और जो यहाँ के लोकल जो लोग हैं, मकामी लोगों के लिए कुछ और है। अच्छा। उनके साथ नाइंसाफ़ी पे मबनी सलूक होता है, उनको खाना ठीक तरीके से नहीं मिलता, उनके रहने का इंतज़ाम बहुत ही बुरा है। और इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि वो अपने लिए मराहत चाह रहे थे। वी वॉज वेरी हैप्पी विद, क्योंकि वो एक कॉमरेड थे, रेवोल्यूशनरी थे, वो तो थ्रू हर तरह के हालात के साथ एडजस्ट करते थे। मकसद ये था कि जेल को रिफॉर्म किया जाए, बराबर का सलूक किया जाए, जिस पे जिन्ना साहब ने भी भगत सिंह का साथ दिया था। अच्छा। यहाँ जिन्ना साहब ने ये लिखा, बल्कि एक टॉन्ट भी उन्हें, अंग्रेज़ों को एक टॉन्ट उन्होंने किया कि मैंने तो ये देखा है कि भगत सिंह और उनके जो साथी हैं वो क्योंकि शॉर्ट्स में और खाकी शर्ट और शॉर्ट्स और हैट में वहाँ गए थे असेंबली में, तो ये अंग्रेज़ों का लिबास पहनते हैं तो इनको तो वो सहूलतें नहीं जो अंग्रेज़ों को देते हैं। अच्छा। ये जिन्ना साहब ने टॉन्ट किया था और फिर कहा था कि आप प्रोसिक्यूट करें, परसिक्यूट ना करें। तो जिन्ना साहब ने ये ज़रूर कहा था उस वक्त। बल्कि भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल कर दी थी जेल के अंदर रिफॉर्म्स करवाने के लिए, और बड़ी दफ़े इंतज़ामिया ने वादा भी किया, वादा करके फिर वो वादे से फिर भी गए जैसे कि करते थे। और भगत सिंह को पता था कि अंग्रेज़ है, चालबाजी करेगा, वादा करेगा, बैकआउट करेगा, हम फिर हड़ताल करेंगे। ये इन्होंने भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल कितने दिन की भूख हड़ताल की थी? तकरीबन 128 दिन की भूख हड़ताल वो चली। अच्छा। जिसमें से 63 दिन की भूख हड़ताल जतेंद्र नाथ बंगाल से थे। शुरू में तो वो भूख हड़ताल के हामी नहीं थे, लेकिन बाद में भूख हड़ताल उन्होंने शुरू कर दी, और ऐसी खौफनाक भूख हड़ताल की कि 63वें दिन वो फौत हो गए थे। और जब उनकी डेड बॉडी को बंगाल लेके जाया गया तो रास्ते में हर स्टेशन पे हर जगह लोग फूल निछावर कर रहे थे उनके ऊपर। बंगाल में उनकी डेड बॉडी को बहुत बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी गई, बहुत ज़्यादा लोग, कॉमरेड्स इकट्ठे हुए, आम लोग इकट्ठे हुए, और यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर भगत सिंह जो कुछ कर रहे थे उसका डंका बजता था, उसका गलगला होता था। वो उसकी प्रेजेंस को महसूस किया जाता था। ये जतेंद्र नाथ की मौत उसी का एक शाखसान है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ भगत सिंह नहीं थे, जितने भी कॉमरेड्स हैं उनका ये जज्बा था। अच्छा। इस कुर्बानी का जज्बा था। मौत से, सरफरोशी से बिल्कुल नहीं घबरा रहे थे, कोई भी इनमें से नहीं घबरा रहा था, इन रेवोल्यूशनरीज में से। ये एक बहुत बड़ी बात है। भगत सिंह ने फिर भूख हड़ताल कैसे ख़त्म की? भगत सिंह के वालिद उनके पास आए। भगत सिंह के वालिद को कहा गया कांग्रेस की तरफ से, और सुभाष चंद्र बोस, जिनका के बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू का, पंडित नेहरू का और सुभाष चंद्र बोस का बहुत एहतराम करते थे। उन लोगों की तरफ से ये रिक्वेस्ट थी कांग्रेस की तरफ से कि
हम हमारी गुजारिश पे आप जाके बात करें भगत सिंह से कि हम वादा करते हैं हम जेल रिफॉर्म्स ला रहे हैं। अच्छा। हम बड़ी जल्दी रिफॉर्म्स ला रहे हैं, हमारी वॉइसराय से बात हो गई है और ये सब कुछ हो गया और आप फिक्र ना कीजिए, ये बड़ी जल्दी हो जाएगा, हम वादा करते हैं, बस आप भूख हड़ताल ख़त्म कर दें। जिस पे कि भगत सिंह ने भूख हड़ताल ख़त्म की थी। जेल के अंदर इनकी उधम सिंह से भी मुलाकात हुई थी, जिनका अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड भी जान सकें, जलियांवाला बाग मैस्कर जो था उसकी रीज़न क्या थी और उधम सिंह से क्या बात हुई थी जेल में? 1918 में कहत है, वर्ल्ड वॉर के लिए लोगों को जंग में झोंका गया है, 10 लाख पाउंड यहाँ से उठाए गए और यहाँ महंगाई और गुर्बत फैलाई गई है। 17 लाख लोग थे टोटल हिंदुस्तानी फौजी, हिंदुस्तान के जो सिपाही लड़ रहे थे, जिनमें से 4 लाख पंजाब में से थे। इतनी बड़ी तादाद अंग्रेज़ की खातिर लड़ रही है और वो वापसी पे कानून बना रहा है कि हम जिसे पकड़ें, उठाएं, जो मर्जी करें, क्योंकि वो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को रोकना चाह रहे थे अंग्रेज़, जिसके खिलाफ रॉयल टैक्ट और डिफेंस एक्ट वगैरह आए, जिस पे गांधी जी ने हड़ताल की कॉल दी। हड़ताल की कॉल के नतीजे में जलियांवाला बाग का वाक़या हुआ। उस जलियांवाला बाग में उधम सिंह भी थे। उस वाक़े का उधम सिंह पे इतना असर हुआ कि उन्होंने कसम खाई कि मैं जनरल ओडायर को, जो कि गवर्नर थे लाहौर के, जिनकी वहाँ पे सब कुछ हो रहा था, उन्हें कत्ल करूँगा। अच्छा। बदला लूँगा उनसे। और जब भगत सिंह की मुलाकात जेल में हुई तो उन्होंने भगत सिंह से कहा कि मैं एक ना एक दिन जाके लंदन में ज़रूर जनरल ओडायर को कत्ल करूँगा। फिर ये गए। 1940 में इन्हें मौका मिला। ये बात है 1928 की जो हम कर रहे हैं, तो उन्हें 1940 में जाकर, 12 साल बाद। वैसे जलियांवाला बाग को तो 1919 में जो उन्होंने अहद किया था, उस अहद के तो तकरीबन 21 साल बाद उन्हें मौका मिला। अच्छा, उधम सिंह उस वक्त जेल में कर क्या रहे थे? किस जुर्म में जेल में थे? उधम सिंह का ताल्लुक गदर पार्टी से था। अच्छा। गदर पार्टी ने रेवोल्यूशनरीज के लिए एक राह हमवार की थी। गदर पार्टी इनफैक्ट बाहर जो कनाडा के अंदर जो सिख थे, हरदयाल और दूसरे लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई थी, जिसके लिए कहा यह जाता है कि जब उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि इंग्लैंड की और जर्मनी की लड़ाई होने वाली है, इंग्लैंड कमज़ोर हो जाएगा, तो हमें ये चाहिए कि हम जाके हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से निजात दिलाएं। इसके लिए वो लोगों से कह रहे थे कि आप हिंदुस्तान वापस जाएं और जाके लड़ें। उसी दौरान में एक ऐसा वाक़या हो गया, एक जहाज़ था जो कि यहाँ से गदर पार्टी के एक लीडर थे जिन्होंने यहाँ से भेजा, जिसे कि अनलोड नहीं होने दिया गया, जिसके अंदर को 350 लोग भी थे, अमले के लोग थे, उन्हें वापस भेज दिया गया। वापसी के ऊपर उनके ऊपर गोलियां बरसाई गईं। अच्छा। एक बंदरगाह पे क्योंकि वो चाह रहे थे कि हम ग्रंथ साहब को लेके जाएं एक गुरुद्वारे तक, लेकिन गदर पार्टी के जो लोग थे उन्होंने पैसा भी बहुत इकट्ठा किया। वो थे भी बहुत, वो भी रेवोल्यूशनरी सॉर्ट ऑफ लोग थे। उन्होंने अंग्रेज़ों पे हमले भी किए। उन्होंने टेलीग्राफ की तारें उखेड़ना, ट्रेन उल्टाना, पटड़ियाँ खोलना, वो भी ये सब कुछ, ये यानी कि HSRA से पहले गदर पार्टी ये सब कुछ कर रही थी। और ब्रिटेन पे हमले करना, उन्हें कत्ल करना, जैसे मैंने मेवा सिंह की मिसाल दी। लेकिन वो पार्टी बहुत डिसिप्लिन्ड पार्टी नहीं थी। अच्छा। वो जो रेवोल्यूशनरी पार्टी थी उनमें से एक तो गद्दार बहुत ज़्यादा थे। वो लोग पुलिस के साथ मिलकर उन्हें बता दिया करते थे कि क्या होने वाला है, जैसे वादा माफ गवाह बन गए। फिर बहुत से लोग जब यहाँ आए, यहाँ अमृतसर में, उन्हें कहा गया कि आपको वहाँ जाके असला मिलेगा। हरदयाल और दूसरे लोगों ने कहा कि आप वहाँ जाएं, हिंदुस्तान आपको असला मिलेगा, बॉम्ब मिलेंगे और आप ये सब कुछ करेंगे, वायलेंस वाली एक्टिविटीज़। लेकिन यहाँ पे कोई असला वसला नहीं मिला उन्हें। वो फिर अपने अपने देहातों गाँव में चले गए। फिर एक बंगाली लीडर थे जिनके साथ दोबारा वो जुड़े और उनके रमेश और उनके ज़रिए काम करने की कोशिश की। लेकिन इवेंचुअली उनके अंदर भी जो कुछ ऐसे गद्दार थे, जैसे मौला सिंह साथ मिल गए जाके अंग्रेज़ों के, उन्होंने सब कुछ बता दिया ये, और इनके 18 ठिकाने ढूंढी अंग्रेज़ों ने। गदर पार्टी को रूथलेसली कुचल दिया गया। अच्छा। लेकिन गदर पार्टी ने 2-3 चीज़ें इस्टेब्लिश कर दी। नंबर 1, अंग्रेज़ के साथ लड़ा जा सकता है, गुरिल्ला वॉरफेयर किया जा सकता है, इन्हें टारगेट किया जा सकता है, इन्हें काम करने से रोका जा सकता है, इन्हें प्रेशराइज किया जा सकता है। ये ऐसे, जैसे सॉन्डर्स का कत्ल जब हुआ था तो भगत सिंह और पार्टी के लोगों ने बैठ के सोचा
कि सॉन्डर्स के कत्ल से हमें मिला क्या। तो इन्हें अंदाज़ा हुआ कि सिवाय 2-4 फौजियों ने अपनी बेगमात को इंग्लैंड वापस भेज दिया कि हालात ख़राब है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन गदर पार्टी का ऐसा नहीं था, उसका पैनिक बहुत दूर तक फैला हुआ था। जो अगर गदर पार्टी अगर कुछ कोई वायलेंट एक्टिविटी करती थी तो उसके नतायज बहुत दूर तक जाते थे। तो इसलिए वो कुचली तो गई, लेकिन उससे अकाल पार्टी कायम हुई, बाबर्स आए, और ख़ुद HSRA भी मैं समझता हूँ कि तो वो जो थे उधम सिंह, वो गदर पार्टी ही से ताल्लुक़ रखते थे और उसी केस में गिरफ्तार थे। अच्छा, ये वायलेंट एक्टिविटी या अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ एक्टिविटी, किंग के ख़िलाफ़ एक्टिविटी, भगत सिंह पे भी ये इल्ज़ाम था रेवोल्यूशनरीज़ पे कि ये जैसे होता केस बनाम रियासत करते हैं, वो केस बनाम किंग था, किंग के खिलाफ था। तो उधम के ऊपर भी ऐसे केस थे। उसके बाद 1940s में उधम सिंह कैसे कत्ल प्लान करते हैं? उधम सिंह कुछ 6 बरस वहाँ रहे इंग्लैंड जाके, वो मॉनिटर करते रहे। फिर वो बल्कि ये इत्तेफाक था कि हसन सोहरवर्दी को साहब थे जिनसे मिलने के लिए वो एक कैक्सटन हॉल में गए। वहाँ उन्हें पता चला कि माइकल ओडायर भी यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, तो एन उस दिन वो वहाँ पहुँच गए और उस सामने वाली रॉ में बैठे हुए थे माइकल ओडायर। 75 बरस उनकी उम्र थी। वहाँ मौका ताक के उसने गोली मार दी उनको। उधम सिंह ने भी फरार होने की कोशिश नहीं की। अच्छा, वो खुद पकड़े गए, खुद गिरफ्तारी दी, और उन्होंने अपना जो नाम वहाँ बताया वो था राम मोहम्मद सिंह। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह कि बार बार ये जो रेवोल्यूशनरीज थे ये बताना चाहते थे कि हम किसी भी मज़हब की तकसीम से बियॉन्ड है। आप ये बात याद रखिए, कोई इसे माने या ना माने, अंग्रेज़ ने हमारे वीक पॉइंट पे हमला किया। हमारा वीक पॉइंट था मज़हब। अंग्रेज़ को ये एहसास था कि हिंदुस्तान में रिलीजन एक डिविसिव फोर्स है और किसी भी और ताकत की निस्बत, किसी भी और डिवीज़न पैदा करने की बनिस्बत मज़हब को इस्तेमाल किया जाए तो बड़े आराम से लोगों को आप डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए मज़हब का कार्ड खेला गया, मज़हब को इस्तेमाल किया गया। और बार बार जो रेवोल्यूशनरीज़ हैं वो क्योंकि आफाकी पैगाम लेके आए, वो एक इंसानियत के लिए काम करते हैं, वो मज़हब से बालातर होकर इंसानों के लिए सोचते हैं। उनके लिए मज़दूर, खेत मज़दूर, सनती मज़दूर, अपनी मेहनत बेचने वाला, वेज अर्नर, कोई भी शख्स, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, उनके लिए वो इंसान पहले। वो ये दुनिया इंसान के लिए बनी। आपका मज़हब आपका शख्सी मसला है। आप अल्लाह से लौ लगाएं, आप नमाज़ पढ़ें, आप पूजा पाठ करें, आप ग्रंथ साहब का मुताला करें, ये आपका मसला है, आप करें। अगर आपको उसमें कोई तक़वियत मिलती है, अगर आपको उसके अंदर कोई सौलस हासिल होता है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान, मेहनत का मुआवजा और जिस ज़मीन को आप टिल करते हैं, जिस पर टॉयल करते हैं आप, वो ज़मीन से पैदा होने वाले समरात तो आपको मिलने चाहिए ना। वो बाहर से कोई कॉलोनियल रूलर आके फ़ैसले कैसे कर सकते हैं? इसलिए वो बार बार ये एहसास दिलाता है कि वी आर बियॉन्ड रिलीजन। अच्छा, उसके बाद उधम सिंह गिरफ्तार हो गए, फिर क्या हुआ? गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने के बाद पूरे जेल गए। जेल में बल्कि उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें भी की कि उन्होंने कहा जी मुझे किताब भेजें। कुरान शरीफ भी मंगवाते थे वो। अच्छा, पढ़ने के लिए कुरान शरीफ भी मंगवाते थे, ग्रंथ साहब भी, और वो पढ़ते थे। लेकिन बाज़ औक़ात फिर वो कभी ये भी कहते थे कि मुझे किताब भेजें, उस किताब के अंदर आरी भी रख के भेजें। लेकिन वो अंग्रेज़ को डर पड़ गया कि वो कोई आरी भेजेंगे तो अपने कोई वेन ना काट लें। और ये कहते क्यों थे आरी का? ये कभी क्लियर नहीं हो सका कि वो आरी क्यों। हो सकता है किसी को मारना हो जेल के अंदर, लेकिन ये कि उन्हें आरी मिली नहीं, और इवेंचुअली फिर वो फांसी दे दी गई उन्हें, यूके के अंदर ही। अच्छा, अब हम बात करते हैं भगत सिंह की। जेल के अंदर उनके जो आखिरी दिन थे वो क्या थे? जेल में एक तरफ ट्रिब्यूनल कायम हो गया। उनके वालिद ने डिफेंस करने की कोशिश भी की, जिसके कि भगत सिंह बिल्कुल हक़ में नहीं थे, और क्योंकि उन्हें कोई एतबार ही नहीं था उस ट्रिब्यूनल पे जो कि कायम हुआ। उस ट्रिब्यूनल का वो ठट्ठा भी उड़ाते थे, मजाक भी उड़ाते थे, और लेकिन जो भी करते थे उनका मकसद ये होता था कि ये ख़बर बने, ये हिंदुस्तानियों तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे जो उनके केस को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नज़रें जमाए हुए हैं, उन तक हमारा पैगाम पहुँचे। इसलिए वो ये सब कुछ ये करते थे। और अंग्रेज़ भी कम नहीं कर रहा था। कभी उनके वकील को अगर निकाल दिया तो एडवाइजरी, उन्होंने एक वकील बनाया हुआ था कि वो सिर्फ देखने के लिए कि क्या एक्टिविटी हो रही है। उन्हें बैठने नहीं देते थे, बाज़ औक़ात बेंच पे बैठने नहीं देते थे, यानी कि वहाँ
अंदर जो बार पे नहीं बैठने देते थे। और इवेंचुअली यही हुआ, ट्रिब्यूनल ने वो जो अप्रूवर थे उन्हें बुला लिया, जिसमें कि जय गोपाल थे, जिसमें वोरा थे, एक तो वोरा थे ना भगवती वोरा, ये दूसरे हंसराज वोरा थे। हंसराज वोरा भी वादा मुआफ गवाह बने हुए थे। और इन दोनों, वैसे 3 गवाह थे, इन दोनों की गवाही ही काफ़ी थी, क्योंकि इन दोनों ने ये बता दिया था कि कहाँ कहाँ बॉम्ब रखे हुए हैं, कहाँ बॉम्ब बनाए जाते हैं, अच्छा। कौन सी हवेली है, कौन सा घर है मैक्लोड रोड पे, कौन से झांसी फॉरेस्ट है, किस जगह पे हम ये सारी एक्टिविटी करते हैं, हमारे प्लान क्या थे, और भगत सिंह ने इन्हें क्या कहा, सुखदेव ने क्या कहा, राजगुरु ने क्या कहा, ये सारा कुछ वो पहले ही पुलिस को बता चुके थे। तो पुलिस ने ये सब कुछ एविडेंस के तौर पे पेश कर दिया और इन्हें फांसी की सज़ा हो गई। भगत सिंह और उनके साथियों को जेल से छुड़वाने के लिए कॉमरेड्स ने कोशिश नहीं की? कॉमरेड्स ने की कोशिश, कॉमरेड्स ने प्लान किया, कॉमरेड्स ने बल्कि कोशिश की कि जेल की दीवार को बॉम्ब किया जाए और वहाँ से इन्हें छुड़वाया जाए। लेकिन वो कॉमरेड्स की जो कोशिश थी, अनफॉर्चुनेटली अगर वो कामयाब हो भी जाते तो भगत सिंह एक्चुअली इस तरह भागने वाले थे नहीं, वो ना भागना चाहते थे, यही तो मसला था। वो अगर भागने वाले होते तो वहीं असेंबली में बॉम्ब फेंक के भाग जाते, वो भागना नहीं था उन्होंने। तो बहरहाल लेकिन कॉमरेड्स कोशिश कर रहे थे, और इस कोशिश में बल्कि एक हादसा भी हुआ। दुर्गावती के जो शौहर थे वोरा, वो पिन गलत निकलने की वजह से जब जा रहे थे बॉम्ब लेके तो बॉम्ब फट गया उनकी, वो भी शहीद हो गए। और चंद्रशेखर आज़ाद भी, क्योंकि उनके गिर्द हल्का तंग कर रहे थे, पुलिस हल्का तंग कर रही थी, उनके साथ मुठभेड़ हुई, एक झड़प हुई जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी शहीद हो गए थे। कोशिश तो उन्होंने की लेकिन वो कोशिश को बहुत कामयाब नहीं हुई। और अगर कामयाब हो भी जाती तो भगत सिंह ये चाहते भी नहीं थे। भगत सिंह ये नहीं चाहते थे, जो कि उन्होंने लिखा भी। उन्होंने अपने मार्टर्स जो थे, जो शहीद थे, उनको तो बहुत खराज अकीदत पेश किया, बहुत कि उनके लिए बहुत अच्छे अल्फाज लिखे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद तो उनके दोस्तों, उनके उस्तादों में से थे। और लेकिन उन्होंने ये बहरहाल कहा कि कहीं वो इस तरह भागने वाले हैं नहीं। उस वक्त जिन्ना साहब या गांधी जी ने इनकी फांसी रुकवाने की कोशिश नहीं की? क्योंकि ये थे तो सियासी कैदी और सियासी तहरीक एक चला रहे थे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, और ये सोचना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों में लोगों को, कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। फांसी को रुकवाया जा सकता था, इन्हें रिप्रीव किया जा सकता था, इन्हें माफ़ किया जा सकता था, क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंशियल थे गांधी जी उस वक्त। लेकिन गांधी जी उस वक्त हाथ मिला रहे थे अंग्रेज़ के साथ कुछ बहुत अहम फ़ायदे लेने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा। अगर वो भगत सिंह के लिए कुछ करते तो वो ख़तरे में पड़ सकता था। हालांकि भगत सिंह की वालिदा ने ख़त लिखा और बहुत से लोगों ने ख़त लिखा गांधी जी को। जब बहुत ज़्यादा कहा गया तो गांधी जी ने वायसरॉय को ख़त लिखा, लेकिन वो ख़त, आई एम वेरी सॉरी टू से, वो कुलदीप नायर की जो किताब है उसके अंदर छपा हुआ है, वैसे भी मिल जाएगा वो ख़त, वो आप पढ़ें तो वो बहुत डिप्लोमेटिकली लिखा गया है। अच्छा, थोड़ा बहुत अगर आप बता सकें उस ख़त में था क्या? उस ख़त में ये था कि अगर मैं ये मतलब हम अप्रूव तो नहीं करते कि वायलेंस हो, हम किसी भी वायलेंट एक्टिविटी को मानते तो नहीं, ना इनके साथ हम हमदर्दी रखते हैं इस वायलेंस करने में। लेकिन अगर आप इन्हें फांसी देंगे तो लोग बहुत ज़्यादा दिल बुझ जाएंगे लोगों के, अनरेस्ट होगा, लोग डिस्टर्ब होंगे, इसलिए अगर आप रिकंसिडर कर सकते हैं इनकी फांसी को। वायसरॉय मेरा ख्याल है कि ये चाहते थे कि गांधी जी उनसे भगत सिंह की फांसी की माफ़ी मांग लें। अच्छा। क्योंकि वायसरॉय ने इस तरह के इशारे दिए अपनी मीटिंग में गांधी जी को, लेकिन गांधी जी को बहुत ज़्यादा एंथ्यूज्ड नज़र नहीं आए उस फांसी को रुकवाने के लिए, और कहीं भी बहुत ज़्यादा बरमला इजहार नहीं किया उन्होंने, और किसी भी और लीडर ने ऐसे नहीं किया। बल्कि एक जगह पे जब नेहरू जी को हम देखते हैं कि वो थोड़ा सॉफ्ट होते हैं रेवोल्यूशनरीज़ की तरफ, तो गांधी जी उन्हें ये पैगाम देते हैं कि ये हमारी जो अहिंसा की पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ है। अच्छा। और हम ये टैक्टिक्स नहीं अपना सकते, या कम अज़ कम इन टैक्टिक्स को अप्रूव नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते। सपोर्ट तो खैर दूर की बात है, अप्रूव भी नहीं कर सकते, जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। ये कहीं एक खुफिया पैगाम दिया गया, ये भी कुलदीप नायर ने लिखा हुआ है, खुफिया पैगाम दिया गया नेहरू को। नेहरू ने फिर सॉफ्टली कंडेम किया। अच्छा।
इस पूरी एक्टिविटी को, या उनके जो तरीक़ाकार थे या जो सोच थी उनको। और ये हम कह सकते हैं कि उस वक्त गांधी जी के माइंड के अंदर ये बात भी होगी कि अगर ये जेल से रिहा हो गए तो उसके बाद फिर ये कोई ना कोई वायलेंस का एक्ट कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेटजी थी ही भगत सिंह और रेवोल्यूशनरीज़ की, HSRA की स्ट्रेटजी ये थी कि हमने करना ही यही है। यानी वो एक तो ये नहीं कि वो इस बात पे कोई खुदा ना खास्ता शर्मिंदा थे, या इस पे कोई उन्हें मलाल था या कोई दुख था, या वो रिविज़िट करना चाह रहे थे अपनी सोच को, हरगिज़ नहीं। वो इस सोच को स्ट्रेटजी के तौर पे ही इस्तेमाल करना चाह रहे थे, और वो चाहते थे कि वो दूसरे कॉमरेड्स, दूसरे लोग जो हिंदुस्तानी हैं, वो इससे इंस्पिरेशन हासिल करें, हमारी कुर्बानी से इंस्पिरेशन हासिल करें, हमारी सोच से इंस्पिरेशन हासिल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वायलेंस की तरफ जाएं अगेंस्ट द ब्रिटन्स। अच्छा। ताकि उन्हें निकाला जाए यहाँ से, ताकि, और इस इकोनॉमिक, बार बार जिस चीज़ पे स्ट्रेस करते हैं भगत सिंह, वो यही है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए और ओवरथ्रो किया जाए, उठा के बाहर फेंका जाए। माफ़ी तो उस सूरत में हो ना कि उन्हें कोई रिपेंटेंस हो, कोई पछतावा हो, या वो रुजू करना चाहते हो अपने जो कुछ उन्होंने अब तक किया है। वो तो अपील में भी नहीं गए। भगत सिंह ने खुद से कोई अपील नहीं की, ना वो कोई अपील करना चाहते थे। ये और इसलिए नहीं कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी किसी बेहतर ट्रायल की, या उन्हें अंग्रेज़ से माफ़ी ही नहीं मांगनी थी। जिस दिन उनकी फांसी होनी है उस दिन मेहता जो उनके वकील थे, जब उनके पास गए तो मेहता कहते हैं कि वो कमरे के अंदर टहल रहे थे बहुत तेज़ी से, और एक इज़्तिराबी सी कैफियत थी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो एक किताब का इंतज़ार कर रहे थे जो मेहता ने ला के देनी थी, और वो किताब थी द रेवोल्यूशनरी लेनिन। वो किताब उन्हें पढ़नी बहुत ज़रूरी थी। वो किताब पढ़े बगैर या उसके चंद सफ़े पढ़े बगैर वो फांसी नहीं चढ़ना चाहते थे। अच्छा, और उस वक्त उन पर फांसी का कोई खौफ नहीं था? बिल्कुल नहीं था। भगत सिंह एक, और सिर्फ भगत सिंह ही नहीं, राजगुरु भी, सुखदेव भी, कोई भी कॉमरेड फांसी से एक लम्हे के लिए भी परेशान नहीं था। वो आपको, जब आप उनकी तारीख को पढ़ेंगे, जब आप उन्हें देखते हैं, तो आपको लगता है कि जैसे वो खुद इसको भी एक स्ट्रेटजी के तौर पे अपना रहे थे आने वाले रेवोल्यूशनरीज के लिए। और वो मिसालें भी उन्हें लोगों की दिया करते थे, वो किताबें भी उन्हें लोगों की पढ़ा करते थे। तो जब वो टहल रहे थे और मेहता आए, तो उन्होंने पहला सवाल ही मेहता से ये किया कि वो किताब लाए हो। तो मेहता ने किताब दी कि ये किताब है, और फ़ौरन भगत सिंह बैठ के किताब पढ़ना शुरू हो गए। हालांकि मेहता को तो भेजा गया कि इनकी कोई आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। मेहता ने कहा कि भाई तुम क्या पैगाम देना चाहोगे भगत कौम के लिए? तो किताब के वर्क गर्दानी में मसरूफ़, तो कहते हैं कि डाउन विद द इम्पीरियलिज्म एंड लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। अच्छा। वो जो कि नारा मारते ही थे, हर वक्त नारा वही लगाया करते थे वो। तो फिर उसने कहा कि कोई और बात कहना चाहो अगर आप कौम से कुछ और, कोई आखिरी ख्वाहिश कोई है? तो उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू बी बॉर्न अगेन इन दिस कंट्री, आई वॉन्ट टू सर्व इट। बस, और फिर किताब पढ़ना शुरू हो गए। राजगुरु के पास जब जाते हैं मेहता, तो उनसे पूछते हैं कि कोई ख्वाहिश या कोई, तो राजगुरु बहुत बेनियाजी से कहते हैं विल मीट सून। फिर वो सुखदेव के पास जाते हैं, तो सुखदेव कहते हैं वो कैरम बोर्ड जो लेके आए थे बस वो वापस ले जाना याद से। अच्छा, मतलब उनमें से किसी पर भी मौत का खौफ नहीं था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मौत का खौफ नहीं था किसी पे भी। बल्कि जब आखिरी मुलाकात के लिए राजगुरु और सुखदेव की कोई फैमिली में कोई नहीं आया था, कोई फैमिली शायद थी भी नहीं, शायद सुखदेव के चचा ने आना था, वो भी नहीं आए, तो उन दोनों के पास तो कोई आया ही नहीं आखिरी मुलाकात। भगत सिंह से कौन कौन मिलने आया? भगत सिंह तो एक वेल कनेक्टेड फैमिली में थे। वो तो उनके 3 बहनें भी आई, दोनों भाई भी छोटे आए, और माँ बाप भी आए। वो तो पूरी फैमिली मिलने के लिए आई। बल्कि जब मुलाकात हो रही थी, तो मुलाकात के वक्त जो कुलबीर, जो उनका भाई था, वो बहुत रोया। और उसने कहा कि भाई तुम्हारे बगैर ज़िंदगी रहेगी नहीं। और भगत ये कहते हैं कि मेरी जो ये कमीज़ थी वो पूरी की पूरी आंसुओं से भीग गई थी। अच्छा। और ये लिखा उन्होंने अपने ख़त में, लिखा कि उन्होंने कुलबीर को फिर ख़त लिखा, मरने से पहले, उस फांसी से पहले, शहीद होने से पहले उन्होंने कुलबीर को ख़त लिखा, और उन्होंने कहा कि तुमने मेरी रूह खींच ली ये बात कह के कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हें। तो उनकी जो वालिदा है वो भी रो रही थी। तो भगत ने कहा कि आपको रोना नहीं चाहिए, उससे मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, और मैं ये नहीं चाहता। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि मेरे घर में से जो भी मिलने के लिए आए वो मुझे खुशी खुशी जाने दे, खुशी खुशी मुझे फांसी
के तख्ते तक जाने दे, रो के ना जाने दे। तो माँ रो रही थी, तो उसने कहा कि आप रोएंगे तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, मैं कमज़ोर पड़ूंगा तो हिंदुस्तान कमज़ोर पड़ेगा, इतने सारे कॉमरेड्स हैं वो क्या कहेंगे कि मैं शौक़ और खुशी से नहीं जा रहा तख्ते पे झूलने के लिए। तो लेकिन बहरहाल वो बड़ा ज़ाहिर है बहुत रोए और फिर वो वक्त ख़त्म हुआ तो चले गए। और भगत सिंह की फैमिली उस वक्त भगत सिंह पे प्राउड करती थी? बहुत। भगत सिंह पे पूरा हिंदुस्तान प्राउड फील करता था, करता है। अनफॉर्चुनेटली सिवाय हमारे इस शहर के, जहाँ इस चौक का नाम भगत सिंह रखने के ऊपर शादमान चौक, और अनफॉर्चुनेटली ये शादमान चौक यहाँ फांसी दी गई थी। यहाँ फांसी दी गई, फांसी देने के बाद उनकी लाशों को लटकता छोड़ दिया गया बहुत देर तक, फिर उनकी लाशों को निकाल के अमृतसर की तरफ ले गए, फिर पूरी तरह क्रीमेट भी नहीं किया, पूरी तरह जलाया भी नहीं, क्योंकि लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे वहाँ, तो छोड़ के भाग गए पुलिस वाले लाशों को। फिर उनकी लाशों को वहाँ से उठा के रावी पे लाया गया। जब उनको फांसी हो गई तो फांसी के बाद हिंदुस्तान का क्या रिस्पॉन्स था? हिंदुस्तान भर में कोहराम मचा। हिंदुस्तान में बहुत ज़ाहिर है लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा एक रिएक्शन आया, लेकिन आवाम के अंदर जो बेदारी थी वो थी, आवाम को समझ आ गई थी कि उनका पैगाम क्या था रेवोल्यूशनरीज़ का। अच्छा। आवाम आज तक नहीं भूले भगत सिंह को, और गम था, दुख था, तकलीफ़ थी, ये था कि जैसे कोई जिस्म का कोई हिस्सा बिछड़ गया उनसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टेटस को की जो पार्टीज़ थीं उनकी तरफ से भगत सिंह के लिए कोई बहुत शदीद रिएक्शन नहीं आया। उसकी वजह वो अंग्रेज़ के साथ हाथ मिला के ही चलना चाहते थे। हर किसी को कोई टुकड़ा चाहिए था ज़मीन का, किसी को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज चाहिए था, किसी को कोई कुर्सी चाहिए थी, किसी को कोई ओहदा चाहिए था। तो ये जो कुछ सब अपने अपने मफादात के लिए या अपने अपने एम्बिशंस के लिए अपने अपने गोल्स को परसू कर रहे थे। इसलिए भगत सिंह की मौत पे वो रिएक्शन नहीं आया जो कि आना चाहिए था पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, आवाम की तरफ से आया। और हम ये भी देखते हैं कि आज़ादी की मूवमेंट जो थी उसमें किसी भी लीडर की तरफ से किसी भी तकरीर में भगत सिंह का नाम नहीं था। ऐसे नादां भी न थे जहाँ से गुजरने वाले, ना से हो पंद गरो राह गुजर तो देखो, न रहा जुनून रुख वफा ये रसन ये दार करोगे क्या, जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था वो गुनहगार चले गए। वो चले गए। ये हम बतौर कौम, हिंदुस्तानी कौम, यानी उस ज़माने के लिहाज से हम मुजरिम हैं इस चीज़ के कि हमने उन लोगों की क़ुरबानियों को आवाम की सतह पे तो अप्रिशिएट किया, लेकिन उस ज़माने में आज़ादी को भगत सिंह के साथ नहीं जोड़ा। हिंदुस्तान में फिर भी जोड़ा गया, हिंदुस्तान में बाद में इसको ओन भी किया गया, वो आज भी ओन करते हैं, सिख भी ओन करते हैं, इंदिरा गांधी जी ने भी ओन किया, उन्होंने बाद में फिर मेडल देते रहे सारे। लेकिन भगत सिंह या वो सारे रेवोल्यूशनरीज या गदर पार्टी के लोग या वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं अपनी जान की, देखें एक है कि आप मारे गए एक लड़ाई के अंदर, आप शहीद हो गए, आप हक़ व बातिल की लड़ाई में आप किसी कॉलोनियल रूलर के ख़िलाफ़ लड़ते हुए मारे जाएं, शहीद कहलाएं, शहीद हो जाएं, एक बात है। एक ये कि आप अपनी जान का नजराना जानते बूझते हुए पेश करें सिर्फ इसलिए कि आपका पैगाम लोगों तक पहुंचे। आप उस गुलामदारी समाज में रहना ही नहीं चाहते और अपने लोगों को भी वहाँ से निकालना चाहते हैं, और उसके लिए अगर आपकी जान चली जाए तो आपको परवाह ही नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि इनमें से किसी को भी परवाह नहीं थी इस चीज़ की। आपने बताया कि भगत सिंह को इंडिया वाले अपना हीरो मानते हैं, क्या पाकिस्तानी लाहौर में रहने वाले भगत सिंह को हीरो मानते हैं? जो लोग भगत सिंह के किरदार से, भगत सिंह की तारीख़ से, भगत सिंह की कुर्बानी से, जो लोग ये एहसास रखते हैं कि हमारे आबा अजदाद को दरख्तों पे टांगा गया, कुओं में पीपल के दरख्तों के पीछे और चुन चुन के मारा गया, एक गैर कौम ने मारा, जो ये एहसास रखते हैं वो भगत सिंह को बहुत बहुत आसार आंखों पे बिठाते हैं, मोहब्बत करते हैं उससे, वो उसके नज़रियात से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जिन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है, जिन्होंने अंग्रेज़ों की तरह मज़हब के नाम पे डिवाइड किया हिंदुस्तान को और अपने मफादात के लिए डिवाइड किया हिंदुस्तान को मज़हब के नाम पे, या आज डिवाइड हो रहे हैं हम लोग मज़हब के नाम पे, अगर हो रहे हैं तो मैं नहीं जानता हो रहे हैं नहीं, अगर हो रहे हैं तो वो लोग मजहबी पर्सपेक्टिव में देखते हैं, इंसानी पर्सपेक्टिव में नहीं देखते चीज़ों को।
अगर भगत सिंह सिख या हिंदू ना होता तो शायद आज वो हमारा हीरो होता। हाँ, ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमने बजाय इस ज़मीन पे पैदा होने वाले, इस ज़मीन को अपना खून देने वाले, इस ज़मीन के लिए कुर्बानी देने वाले, इस ज़मीन को एनलाइटन करने वाले लोगों को अपना हीरो नहीं माना। हमने अपने आप को कुएं का मेंढक बना लिया और महदूद कर लिया। हमने सिर्फ मुसलमान अगर कोई है तो वो हमारा हीरो है, अगर वो सिख है तो हमारा हीरो नहीं है, अगर वो हिंदू है तो हमारा हीरो नहीं है। हालांकि कम से कम इस शहर को बनाने वाले, इस पंजाब को, पंजाब धरती को सेंचने वाले अपने खून से, वो तो ये सभी लोग थे, मुसलमान भी थे उनमें राय अहमद खरल भी हैं, उनमें तो निज़ाम भी हैं, निज़ामुद्दीन भी हैं, उनमें भगत सिंह भी हैं, उनमें सर गंगाराम भी हैं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम ये नहीं कर सके और हमने उस चौक का नाम शादमान चौक रख दिया, यानी कि जहाँ सोग मनाना चाहिए, जहाँ हमें दिल गिरफ्तार होना चाहिए जहाँ से गुजरते हुए, जिस उस चौक का नाम हमने शादमान चौक रखा हुआ है, जहाँ फांसी दी गई हमारे हीरोज़ को। वो लोग जो इस पंजाब को, इस धरती को, इस सब कॉन्टिनेंट को कॉलोनियलिज्म से निजात दिलाना चाहते हैं। इसका मतलब हमें अंदाज़ा नहीं है कि एक गैर कौम जब आपके ऊपर आके बैठती है और आपको नोचती है, बोटियाँ नोचती है आपकी, आपका खून चूसती है और आपके खून से अपने दरो बाम और अपने आराम और अपने ईवान को जला बख्शती है या उन्हें रौनक अफरोज़ होती है, वहाँ आपको एहसास ही नहीं है कि वो कितना बड़ा दुख है, कितनी बड़ी तकलीफ़ है। जब इकबाल हमें ग़ुलामी से निजात दिलाने की बात करते हैं, जागने की बात करते हैं, जब हमें एहसास दिलाते हैं कि ग़ुलामी में तदबीरें और तकदीरें क्या होती हैं, ग़ुलामी का शिकंजा क्या होता है, ग़ुलामी का पैंग और दर्द क्या है, ग़ुलामी में इज़्ज़त नफ्स मजरूह कैसे होती है, जब इकबाल में बताते हैं तो हम किताबों में पढ़ते हैं, हम इम्तिहानों में भी लिखते हैं, हम समझते हैं, हम रट्टे भी लगाते हैं। इकबाल बहुत बड़े शायर हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इकबाल ने हमें बेदार किया। लेकिन इकबाल से बहुत पहले भी लोग थे यहाँ इस धरती पे, हमें बेदार कर रहे थे अपने अपने तरीके से, अपनी जान का नजराना पेश करके कर रहे थे। वो अपने फरमुदात के ज़रिए कर रहे थे, वो अपनी फ़िलासफ़ी के ज़रिए कर रहे थे। वो ये कहते थे, द फिलोसोफर्स हैव इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड बट द पॉइंट इज़ टू चेंज इट। वो ये कहते थे, ये भगत सिंह कहते थे, अच्छा, कि इस धरती को चेंज भी तो करना है, इस निज़ाम को चेंज भी तो करना है। और ये 1930 में खुतबा हुआ था इलाहाबाद का, और उन्हीं दिनों में भगत सिंह शहीद हुए थे। क्या इलामा इकबाल ने भगत सिंह पर कुछ लिखा? अनफॉर्चुनेटली नहीं। हालांकि ये अलामा साहब 1938 में उनकी वफ़ात हुई है, तो भगत सिंह जेल में भी रहे, ये सब कुछ होता रहा, फांसी भी चढ़े और फांसी के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर इज़्तिराब फैला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इकबाल ने नहीं लिखा भगत सिंह पे कुछ भी। अगर हम कंपैरिजन करें उस वक्त का आज के टाइम से, अगर किसी इलाके पे किसी गैर कौम ने कब्जा कर लिया तो क्या उसके खिलाफ हथियार उठाना जस्टिफाइड है? फ़लस्तीनी अगर इजराइलियों के ख़िलाफ़ हथियार उठा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो जस्टिफाइड हैं या नहीं। रेड इंडियंस, जो अमेरिकन इंडियंस जिनकी वो ज़मीन है, अगर वो वाइट रेस के ख़िलाफ़, जब वो उन्हें शराब पिला के और उनकी ज़मीनों को कब्ज़े में ले रहे थे और उन्हें मार रहे थे और इवेंचुअली उन्हें वाइप आउट कर दिया, अगर वो हथियार उठाते, जो कि उन्होंने उठाए लेकिन बहुत मुनज़्ज़म तरीके से नहीं उठाए, तो क्या वो अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते थे? वो अगर मुनज़्ज़म होते, हथियार उठाते ठीक तरीके से इनके ख़िलाफ़, तो मुनज़्ज़म रहते हुए अपनी ज़मीन पे रहते। वरना ये वाइट रेस ऐसे इनह्यूमन एक्टिविटी करती है कि ये आपकी ज़मीन से आपको वाइप आउट कर देती है। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए क्या हुआ, अमेरिका के अंदर क्या हुआ। और अगर ये ख़ुद नहीं करते तो ये इनके परवरदा या इनके कोहोर्ट्स या इनके गुमाश्ते उस ज़मीन पे आपके वसाइल को ऐसे लूटते हैं कि आपको ज़िंदा दरगोर कर देते हैं। ये वाइट रेस में ख़ास तौर पे ये जर्म्स पाए जाते हैं। आपके ख्याल में भगत सिंह की इन कुर्बानियों के एतराफ़ में हमें क्या कुछ करना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में बताएं।